तो मेरा था। हमें वैन को दिखाया जाता है जो बाहर ही अपनी तलवार चला रहा होता है। वो बहुत अच्छे से तलवार चला रहा होता है और उसके दिमाग में अपनी चंद्रिका की बातें याद आ रही होती है। चंद्रिका ने उससे कहा होता है कि जो उसके लिए पार्टनर है वो मिल गया है एंड अब वो उस यात्रा में जाने वाले हैं, लाइक उस मिशन में वो जाने वाले हैं। इसलिए वैन केसिंग बहुत अच्छे से प्रयास कर रहा होता है बिकॉज़ वो जानता है कि अब उसके सामना जिससे होने वाला है वो कोई नॉर्मल एंटिटी नहीं है, क्योंकि वो उससे लड़ चुका है, उसने अपने आँखों से देखा है, तो खुद को और स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। वैन केसिंग फिर तलवार चलाते चलाते नीचे गिर जाता है एंड गहरी सांस लेता है। फिर बाद में उसी तलवार को पकड़ते हुए मन में कहता है, मैं इतने समय से तलवार चला रहा हूँ पर पता नहीं मैं इससे अनजाना सा क्यों लगता हूँ। मैं तलवार में अच्छा क्यों नहीं हूँ। ऐसा लगता ही नहीं है कि तलवार मेरे हाथों के लिए बनी है। आखिर ऐसा कौन सा वेपन है जो मैं उससे अच्छे से चला पाऊँगा। अभी वैन केसिंग ने उस तलवार को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। वैन केसिंग तलवार तो चलाता है बट उसको लगता है ना कि वो तलवार उसके लिए नहीं बनी है। लाइक वो जो फील होता है वो आता नहीं है, क्योंकि सबका एक अपना अपना वेपन होता है। जाओ जिसु की सफ़ेद तलवार थी, जाओ जिसु और वेपन से भी लड़ता था बट उसका मेनली वेपन सफ़ेद तलवार थी। एंड वैसे ही वैन का मेनली वेपन पंखा था। इसलिए अब जब वो तलवार चलाता है तो उसे अनकंफर्टेबल सा लगता है कि वो इसके लिए बना नहीं है। उसका हाथ उस तलवार को स्वीकार नहीं कर रहा हो, उसको वैसा फील होता है। अभी जो अपना वैन है अपने तलवार को ही पकड़ कर उठ जाता है, अंदर की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर अपना अंश आता है जो कहता है, शरद कब से तुम्हें देख रहा था, कहाँ पर थे तुम। जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैं बस प्रयास कर रहा था। अपना अंश कहता है, इतनी प्रयास करने की क्या ज़रूरत है। एंड वो मुस्कुरा रहा होता है। अंश को नहीं पता कि वैन केसिंग को उसकी ही माँ ने किसी मिशन के लिए चूज़ कर रखा है, वो कुछ नहीं जानती है। अभी जो अपना अंश होता है वो शरद से ही बातें कर रहा होता है एंड शरद अपने अंश से वहाँ पर अपनी जो चंद्रिका होती है उसकी किस्मत हमेशा ख़राब है, वो ऐसे ही समय पे आती है एंड वो उनको बातें करते हुए देख रही होती है। बट आज बहुत फॉर्मल बातें थी, लाइक दोनों एक दूसरे से थोड़े से दूर खड़े थे, हमेशा की तरह चिपके हुए नहीं थे। एंड चिपका बस अपने अंश की तरफ से ही जाता है, शरद कभी नहीं चिपकता है, लाइक वैन कभी नहीं चिपकता है। हाँ, जो अपनी चंद्रिका होती है वो वैन की तरफ ही देख रही होती है एंड उसके जो पसीने से भीगा हुआ शरीर है वो उसे साफ साफ बता रहा होता है कि अभी तलवार चलाने की कोशिश कर रहा था। लाइक वो अपना गार्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। चंद्रिका अपने मन में ही कहती है, काश अंश तुम भी इन लोगों की तरह बन सकते, तुम यहाँ के राजा होने वाले हो, पर तुम्हें अभी भी कोई भी चीज़ सीरियस नहीं लगती है। चंद्रिका में इतना कुछ हो रहा है पर तुमने एक बार सोचा भी नहीं इन सब चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल करने का। क्या तुम इस राजपाट के योग्य हो कि भी नहीं। मैं राज्य ऐसे इंसान को कैसे दे सकती हूँ जिसके पास योग्यता ही नहीं है। एंड ये कहते ही वो ऊपर की तरफ देख रही होती है एंड फिर बाद में अपनी भूमि चंद्रिका को देख रही होती है। लाइक भूमि नाम नहीं है, अपने जगह को वो देख रही होती है। अभी हमें जाओ को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था एंड उसके पास बहुत सारी ना वस्त्र आई हुई थी कि जो आपको सूटेबल लगे आप पहन सकते हैं। एंड ये सारी वस्त्र रानी चंद्रिका की तरफ से आई है। अब जाओ जिसको देखने लगता है कि वो कौन सा वस्त्र पहने, तभी उसको साइड में एक बहुत ही सिंपल सा वस्त्र दिखाई देता है जो वाइट कलर का था। एंड वो उस वस्त्र को लेता है, स्माइल करते हुए उसे ही चूज़ करता है क्योंकि उसे वो वाइट वस्त्र बहुत अच्छा लगा होता है एंड वो उसे ही वेयर करता है। वेयर करने के बाद वो अपने बाल को कॉम्ब करने वाला था बट उसका मन नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने बालों को ऊपर की तरफ लेकर एक रिबन जो अपने रेड कलर का था उसे ही अपने बालों में बांध देता है। एंड वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था क्योंकि बाल उसके बहुत प्यारे हैं एंड उसने सिर्फ रिबन बांधा है, आगे उसका बेबी कट तो रहता ही है, आपने देखा होगा। तो वो उसी के साथ पूरा एकदम सोबर तैयार हो गया था। अपने तलवार को वहीं पर टिका लिया था जहाँ पर वो टिकाता है। फिर बाद में वो जाने लगता है
उसे खाने के लिए ले जाया जाता है एंड वो खाना खा रहा होता है और वहीं से अपना अंश जैसे साइड से गुजरते हैं ना, वो वैसे ही वहाँ से जा रहा होता है उसी जगह से। एंड वो जाओ जिसू को देखता है। उसने जाओ जिसू को पहली बार देखा है, जाओ जिसू को लड़की के रूप में देखा है ना। एंड वो जब जाओ जिसू को देख रहा था तो कुछ जाना पहचाना तो लग रहा था, बट वो ज़्यादा पहचान नहीं पा रहा था। बट यस, जाओ जिसू खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। एंड अपना अंश भी उसे खूबसूरत कहता है कि लाइक खूबसूरत है, आखिरकार ये है कौन। एंड वहाँ से चला जाता है। वो ज़्यादा फोकस नहीं करता है जाओ पर। जाओ खाना खाने के बाद अपने रघु और निश्चय के पास जाता है। देखता है तो बहुत ज़्यादा तो मार नहीं पड़ी थी उन्हें। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहे होते हैं। इवन अपना रघु तो रानी चंद्रिका को देखने के बाद से इतना खुश हो गया था, निश्चय भी खुश था। अभी जो जाजिस होता है वो कहता है मुझे तो लगा था कि तुम अभी बहुत दर्द में होंगे। रघु कहता है रानी चंद्रिका के हाथों से मार खाने के बाद ये दर्द भी मेरी चली गई, एकदम छूमंतर हो गई ये दर्द मेरी। अभी जो अपना जाओ होता है वो स्माइल करता है। अभी जाओ उनसे और भी बातें कर रहा होता है कि कब जाने का प्लान है यहाँ से। तो जो अपना रघु होता है वो कहता है कि वो तो सुबह ही जाने वाले थे, बट उन्हें यहाँ पर एक कार्यक्रम करना है। अपनी चंद्रिका ने कहा है। जाजिसू सोच में पड़ जाता है कैसा कार्यक्रम। एंड हमें चंद्रिका को दिखाया जाता है जिसके पास उसका पति विजय था। विजय कहता है क्या बात है, आपने जश्न रखा है। जो चंद्रिका होती है वो कहती है हाँ, हमारे योद्धा यात्रा में जा रहे हैं, इसलिए एक छोटी सी जश्न रखी है उनके लिए, उनके शान के लिए। अभी जो अपना विजय होता है वो कहता है तुम डरी हुई हो। चंद्रिका कहती है मैं डरूंगी क्यों। अपना विजय चंद्रिका के शोल्डर पे हाथ रखते हुए उसके फेस को अपने फेस की तरफ करते हुए कहता है मैं जानता हूँ चंद्रिका, तुम चाहे जितनी भी स्ट्रांग बनो, तुम डरी हुई हो कि इनको भी कुछ ना हो जाए। तुम भले ही बोलो पर तुम उन दोनों की फ़िक्र करती हो ना। जो चंद्रिका होती है वो एकदम शांत थी। विजय उसको ही देख रहा होता है तो चंद्रिका अपना सर विजय के शोल्डर पर रखती है एंड वो शांत थी। अब यहाँ विजय कहता है मुझे जवाब मिल गया, देने की ज़रूरत नहीं। एंड उसके बालों पर किस करके वहाँ पर उसे अकेला छोड़ के चला जाता है ताकि चंद्रिका अपने आंखों से आंसू निकाल पाए, क्योंकि चंद्रिका विजय के सामने भी नहीं रोएगी। जो चंद्रिका होती है अब उसकी आंखों से हल्का सा आंसू आता है एंड वो अपने फेस को होल्ड करते हुए कहती है मैं जो सोच रही हूँ वो काश ना हो। हे भगवान, मेरा जो सोच है उसे कभी पूरा ना करें और शरद और जाओ जिसू को सही सलामत पहुंचाए वापस यहाँ पर। प्लीज़ भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। एंड ये कहते ही अपनी जो चंद्रिका थी उसने हाथ जोड़ रखा था। चंद्रिका दिखती तो स्ट्रांग है बट उसे अपने राज्य के एक एक पर्सन की बहुत ज़्यादा इज्जत है। जिसको उसने इस मिशन पे भेजा है, जो इस मिशन से वापस नहीं आ पाया, कोई नहीं आ पाया है, कोई भी नहीं। एक डर कर आया भी था बट उसको कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था। इसलिए चंद्रिका बस दुआ कर रही है कि जो उनके साथ जो हुआ वो अपने वैन जाओ के साथ ना हो। पर वो महारानी है तो उसे कठिन फैसले लेने पड़ेंगे एंड वैन जाओ उसके लिए एक चमत्कार जैसे हैं, क्योंकि जाओ जिसू को उन डीमनों के छूने के बाद भी कुछ नहीं हुआ एंड वहीं पर वैन केजिंग को वो डीमन को मार पाया। लाइक जाओ जिसू इतना हिट कर रहा था फिर भी वो नहीं मर रहा था, बट वैन का एक स्ट्रोक उसे मारने के लिए सक्षम था। इसलिए ये दोनों बहुत परफेक्ट हैं इस चीज़ के लिए। पर डर तो लगेगा ही, बट चंद्रिका और कुछ कर भी नहीं सकती है। किसी की जान बचाने के लिए किसी की जान तो देनी ही पड़ती है। इसलिए चंद्रिका बस भेज रही है उनको, बट उनके लिए उनने बहुत अच्छा जश्न रखा है जिसकी तैयारी भी चल रही होती है। अपने अंश को भी कुछ नहीं पता कि जश्न किस चीज़ का चल रहा है एंड वो इधर उधर देख रहा होता है, पूछे और कोई बताए ही ना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। बस जश्न रखा है किस लिए किसी को नहीं पता। महारानी चंद्रिका ने कहा है तो होना ही है। अपनी वर्षा भी वहाँ पर आती है और कहती है समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, सुबह से मुझे जावी भी नहीं दिख रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो अपना अंश होता है वो कहता है वो नहीं लड़की,
जो आई थी वर्षा हमें से हिलाती है। एंड अंश को तो खुशी ही मिलता है कि हाँ अपनी जावी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जावी एंड वैन थोड़े से उसको क्लोज लग रहे होते हैं ना, इसलिए वो बहुत खुश लग रहा होता है। अभी हमें अपनी सुंदरी को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर मोहिनी आती है जो कहती है क्या हुआ। अपनी जो सुंदरी होती है वो बोलती है कुछ नहीं। मोहिनी कहती है क्या तुम जश्न में शामिल नहीं होना चाहोगी। सुंदरी कहती है नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, मुझे कहीं शामिल नहीं होना। अपनी जो मोहिनी होती है वो हाँ में सिर हिला देती है। एक्चुअली में सुंदरी कहीं शामिल होती ही नहीं है, इसलिए मोहिनी बहुत ज़्यादा जल्दी मान गई होती है। हमें ऐसे ही वक्त बीतता हुआ दिखाया जाता है। अब नाइट हो गई थी। वैन को बोला गया था कि जो जश्न है वहीं पर तुमसे तुम्हारा पार्टनर को रिवील करवाया जाएगा। एंड वैन वहाँ पर बैठ गया था क्योंकि वहाँ पर एक सभा जैसी बैठाई हुई थी ना, बट वहाँ पर सीट डिवाइस थी, आधी लड़की आधा लड़का, लेफ़्ट में लड़की राइट में लड़कियां बैठेगी। एंड उनको पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीच में जो टेबल है, मतलब बीच में जो चेयर होगा वहाँ पर अपनी चंद्रिका एंड अपनी मोहिनी, फिर बाद में विजय, और वहाँ पर अपना बैठेगा उसका बेटा अंश। क्योंकि सुंदरी शामिल नहीं होती है जश्न में, इसलिए उसके लिए वहाँ पर कुर्सी रखी ही नहीं गई है। उन कुर्सियों के थोड़े से आगे, लाइक अगर आप उस कुर्सी पे बैठे हो तो आपको पीछे ही दिखाई देगा, बट अगर आप कुर्सी पे नहीं हो, सामने से हो, तो आपको वो कुर्सी आगे दिखाई देगी। तो वहाँ पर एक दो कुर्सी रखी है जहाँ पर किसी को भी बैठाया नहीं गया है, सारे यहाँ पर बैठ गए होते हैं। अपना अंश बैठा होता है, चंद्रिका वहाँ पर नहीं बैठी होती है। चंद्रिका जैसे ही आती है मोहिनी को बुलाने वाली थी, तभी वहाँ पर अंश ने ज़बरदस्ती अपने बहन को बैठा दिया था। वैन बहुत नर्वस भी था क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि वो राजघरानों की सीट है, तो वैन कैसे ही बैठ सकता है। वो थोड़ा सेक भी था, बट अंश ने उससे बैठा दिया। चंद्रिका को ये देखकर गुस्सा आया क्योंकि वो सीट मोहिनी के लिए थी, उसकी पत्नी के लिए थी। अभी जो अपनी चंद्रिका होती है वो अपने हाथों को टाइट की हुई थी एंड कहती है अंश शरद का हाथ छोड़ो। जो अपना अंश होता है वो कहता है पर क्यों, ये सीट खाली है ना। जो अपनी चंद्रिका होती है वो कहती है ये मोहिनी की कुर्सी है, ये कुर्सी खाली नहीं है, अगर तुम्हें इतना है तो तुम वहाँ पर क्यों नहीं बैठ जाते। अंश कहता है जी ठीक है मैं बैठ जाऊँगा। एंड ये कहते ही अपने शरद का हाथ पकड़ के उस नॉर्मल कुर्सियों पे जाकर बैठ जाता है। एंड ये बात अपनी चंद्रिका को बहुत गुस्सा दिलाई होती है, बट मोहिनी उसका हाथ पकड़ के उसे शांत करने को कहती है कि आप शांत हो जाइए। बट चंद्रिका का गुस्सा तो हाई ही था, किसी को भी गुस्सा क्यों नहीं आएगा। वहाँ पर गॉसिप स्टार्ट हो गई होती है। वैन अपने अंश को लेकर कोई भी गॉसिप करेगा, ये क्या चल रहा है, राजकुमार उनका हाथ पकड़ के यहाँ पर आ गए, इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। राजकुमारी मोहिनी की शादी तो अंश से फिक्स हो गई है, बस मुकलावा ही तो बाकी है, शादी तो हो चुकी है। अभी जो फुसर 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 चल रहा होता है ना, ये चंद्रिका को गुस्सा दिला रहा होता है। चंद्रिका जो अपने तलवार को लेकर उस तरफ मारती है जहाँ पर सीट था, एंड एक बहुत ही ज़्यादा नॉइस क्रिएट होता है जिससे सब समझ जाते हैं कि हाँ अब शांत होना है। सब शांत होकर बैठ गए होते हैं। मोहिनी भी वहाँ पर बैठी होती है। चंद्रिका वो जो सीट था वहाँ से हटा देती है जो अंश के लिए था, एंड वो सीट हट भी जाता है। जो अपनी चंद्रिका होती है वो विजय की तरफ इशारा करती है, बट विजय कहता है कि तुम ही बोलो, पर चंद्रिका कहती है नहीं आप बोलिए। बट विजय की जिद के कारण चंद्रिका उठती है और कहती है आज की जश्न हमारे दो वीर योद्धा के लिए रखी गई है। आप सब जानते हैं कि चंद्रिका में हो क्या रहा है। कुछ समय पहले बगीचे में भी हमला हुआ था, आप लोगों को पता नहीं होगा, पर उस हमले को दो बहादुर इंसान ने रोका था। वैन ये सुनते ही कहता है दो बहादुर इंसान, एंड उसे जावी याद आ रही होती है। अभी जो अपनी चंद्रिका होती है वो कहती है और उस दो बहादुर इंसानों को ही हम आगे होने वाले चीज़ों में शामिल करेंगे। मतलब इस लड़ाई में, कौन सी लड़ाई हम नहीं जानते, कुछ ऐसा है जो इंसानों को मार रहा है। इस चीज़ के जांच पड़ताल में हम उन्हें भेजने वाले हैं।
और हम आशा करते हैं कि वो सही सलामत वापस आएँ। अभी सारे हो करने लगते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि हो क्या रहा है। चंद्रिका में से पहले भी भेजा गया था बट कोई भी वापस नहीं आ पाया एंड सब डरे हुए भी थे, बट जोश दिखाना बनता है। चंद्रिका एक खंजर लेती है, वहाँ पर 2 खंजर लगे हुए हैं जिस पे टिक्का लगा हुआ है, जैसे कि वो भगवान के पास से रखा हुआ था। चंद्रिका उसमें से एक खंजर लेती है और आगे आती है, वैन के पास जाती है। वैन खड़ा होता है, चंद्रिका उसे तलवार देते हुए कहती है और हमारा पहला योद्धा है शरद। एंड ये कहते ही वो उससे खंजर पकड़ाती है एंड ये देखकर शॉक्ड अनशॉक्ड एंड वो कहता है आप इसे कैसे कर सकते हैं, इसमें आप शरद को कैसे भेज सकते हैं हमारे इजाज़त के बिना। जो चंद्रिका होती है वो कहती है तुम्हारी इजाज़त, ये तुम्हारा नौकर नहीं है, ये याद रखना, और ना ही ये तुम्हारा सेवक है, ये भी याद रखना। अगर ये चंद्रिका का एक मेंबर है तो ये हमारी बात क्यों नहीं मानेगा। हम यहाँ की महारानी हैं, तुम कौन हो, तुम अभी ढंग से राजा भी नहीं बने हो, तो अपना हुक्म चलाना बंद करो। एंड चंद्रिका का ये कहना, बस इतना ही काफ़ी था अपने अंश को चुप करवाने के लिए। बट अंश ने ये सोच लिया था कि ठीक है बन जाएगा तो वो भी उसके साथ जाएगा। वो उसके बारे में बात कर रहे उससे पहले चंद्रिका कहती है अब आपके सामने एक छोटी सी चीज़ पेश होने वाली है, आप उसका लुत्फ़ उठाइए। एंड ये कहते ही चंद्रिका वापस बैठ जाती है अपने चेयर पर एंड कहती है विजय से मैंने पहले ही कहा था आप ये सब बोलिए। विजय कहती है मतलब कहता है जब सब तुम संभालती हो भगवान तो इतना हम क्यों करें, आपके हुक्म चलाना देखकर हमें बहुत सुकून मिलता है। एंड चंद्रिका अपनी फेस नीचे कर लेती है और मोहिनी को स्माइल आता है। अभी वहीं पर बंजारों की टोली आती है जहाँ पर एक लड़का वाइट ड्रेस पहना है, रेड रिबन लगा रखा है और अपने फेस पर एक रुमाल बांध रखा है। आप सब जानते हैं कि वो बंदा कौन है, जाओ जिसु। एंड वहीं पर अपना निश्चय और अपना रघु और वहाँ की जो पूरी टोली थी वो सारे बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर वो अपना वही कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं जो वो बाहर किया करते थे, फ्लूट वाला। एंड अपना जाओ एक गहरी सांस लेते हुए कहता है मन में ही आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ये धुन सुनो और मुझे याद करो मेरे लव बहन। दिल की धड़कनें जैसे तेज हो रही हो, सांसें जैसे रुक रही हो, वो इस फ्लूट की धुन का वैसे भी पीछा करता था बट आज वो उसके सामने है एंड वो उस बस फ्लूट बजाने वाले को ही देख रहा होता है जिसने उस फ्लूट को भी अपने रुमाल से कवर कर लिया था क्योंकि अपना फेस हाइड किया हुआ था ना लाइक जैसे। एंड फैन बस वो देखते हुए जैसे कि वो खो गया हो, उससे कुछ चीज़ें हिट हो रही हो, बस वो एक अच्छा अलग सी ही बेचैनी ना फील कर रहा होता है। एंड सभी को ये फ्लूट बहुत अच्छा लगा होता है और चंद्रिका तो वो भी इस फ्लूट को बहुत पसंद करती है, तभी उसने अपने हाथों का कंगन हाथों हाथ निकाल कर दे दिया था। अभी ये ख़त्म होता है फ्लूट बजाना एंड चंद्रिका वैन को इशारा करती है, वैन खड़ा हो जाता है एंड चंद्रिका फिर उसे उस सीट पर जाने को बोलती है जो उसके चेयर के पीछे ही था लाइक आगे। अभी जो अपना वैन होता है वो वहाँ पर बैठ जाता है एंड अंश जैसे ये देखता है उस चेयर पर बैठने वाला था तभी चंद्रिका उसे घूर कर देखती है एंड अंश उसे ही देख रहा होता है। तभी वो एक गार्ड को इशारा करती है एंड वो गार्ड अपने अंश के पास जाकर क्षमा मांगते हुए कहता है कि आप ये यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं, ये उस योद्धा का जगह है जो इस मिशन में शामिल होने वाला है। अभी जो अंश होता है वो गुस्से में अब वापस उन नॉर्मल जगहों पे जाकर ही बैठ जाता है। चंद्रिका कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही होती है। तभी जो वो बंजारे थे वो सब जाने लगते हैं बट वहाँ पर सिर्फ वो फ्लूट बजाने वाला ही था एंड वो अब कुछ गुनगुनाने लगता है। तेरी हंसी का चांद था जादू, रातों में गुमसुम करता था सवाल।
तारों से बातें तेरी यादों का हाल। आंखें बंद की दिखावा ये सपना, तेरे बिना सब कुछ लगे अधूरा। मैं तुम्हें याद दिला कर रहूंगा, तेरे हर लम्हे को सजा के रहूंगा। दिल की दीवारों पे लिख दूंगा तेरा नाम, तू है मेरा सारा जहां। अभी तो अपना सारे से बता नहीं, जो सारे थे एंड जो गाना था वो सिर्फ वैन केसिंग को फोकस देते हुए ही कर रहा होता है, जिससे अंश की जरूर कलस रही होती है। बट वैन समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार ये है कौन है। वो समय से आइस ब्लिंक करते करते देख रहा होता है एंड अंश की सच्ची में कलस रही है, जो चंद्रिका देखकर स्माइल कर रही है। मोहिनी हैरान थी कि चंद्रिका स्माइल कर रही है, बट चंद्रिका स्माइल कर रही है। विजय समझ जाता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे चंद्रिका को ना, मतलब चंद्रिका तभी ऐसे हंसती है जब किसी को कुछ रियलिटी चेक मिल जाए। एंड अपनी चंद्रिका हंस रही है क्योंकि वो सोच रही है कि अब अंश को रियलिटी चेक मिलेगा कि वो जिसके पीछे भाग रहा है ना, वो पहले से ही किसी और का है। तो उसे खुशी मिल रही है कि उसका बेटा मुंह केवल गिरने वाला है प्यार में, जो सही भी है क्योंकि उसकी पहले से ही शादी हो गई है एंड वो कोई बच्चा नहीं था उस समय कि वो बोलेगा कि नो आई एम नॉट मेच्योर दिस टाइम। यस यू आर नॉट मेच्योर, बट उस समय तो इतने एज के लोग राजपाट संभाल रहे थे, चंद्रिका अपना राजपाट संभाल रही थी एंड यहाँ पर अपना अंश वो पता नहीं क्या कर रहा है, कोई नहीं जानता। हमें जो जाजू है वो अपना गाना ऐसे ही कंटिन्यू रख रहा होता है वैन को देखते देखते ही। तेरे बिना बारिश भी लगती है सूखी, हर हवा में तेरी खुशबू फिर भी रुकी। दिल कहे रुक जाए ये सफर अधूरा है, सूरज भी थम जाए पर मैं नहीं रुकूंगा। तेरी यादों के हर मोड़ को झुकूंगा, चाहे दर्द हो चाहे हो कोई तूफान, मैं लिखूंगा तेरा ही बयां। मैं तुम्हें याद दिला कर रहूंगा, तेरे हर लम्हे को सजा कर रहूंगा। दिल की दीवारों पे लिख दूंगा तेरा नाम, तू है मेरा सारा जहां। अभी ना अपने जो गाना होता है वो ख़त्म होता है, चंद्रिका उसी खंजर को वापस लेती है। उसने 2 खंजर रखा था ना एंड उसमें से एक खंजर उसने वैन को दे दिया, दूसरा खंजर उठाते हुए वो जाव के पास जाते हुए उसे वो खंजर देते हुए कहती है, ये है हमारा दूसरा योद्धा जाओ जिसू, फॉर शी इज़ एन मैनर का लीडर एंड विंडोज़ ऑफ हेवन का पूर्व नेता। एंड ये कहते ही वो उसे वो खंजर दे देती है एंड सारे ये नाम सुने हुए थे क्योंकि विंडोज़ ऑफ हेवन सबसे क्रूर लगती थी कि लाइक पड़ोसी देश में विंडोज़ ऑफ हेवन नाम की चीज़ है जहाँ पर 7 कील दिए जाते हैं। साजिशों के बारे में ऑलमोस्ट खबर फैली हुई थी कि वो 7 कील्स लगाने के बाद भी जिंदा दिखाई दिया था। ये जो रूमर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, पुराने वक्त में भी फैले हैं बिना ऑनलाइन होते हुए भी, क्योंकि हर जगह फैलते हैं। तो यही जासूसी के बारे में सब सुने थे एंड आज उसको देखने के बाद लाइक अभी चेहरा रिवील नहीं है बट सब शौक है एंड वो फुसफुसाहट होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है। एंड ये बात अंश के कान में जा रही होती है एंड अंश भी जाओ के बारे में थोड़ा सा तो जानता था, चेहरा नहीं बट जैसे उन लोगों ने रूमर सुनी है वैसे ही इसने भी सुन रखी है। एंड ये जानकर उसकी और खिलस रही होती है। वो खड़ा होता उससे पहले जाओ जसू अपने फेस का मास्क हटाता है एंड वो वैन की तरफ देखता है। वैन शॉक क्योंकि ये वही पर्सन है जिसने उसे किस किया था एंड उसने कहा था कि अगली बार दिखोगे तो मार दूंगा एंड वो उसके साथ मिशन में शामिल होने वाला है। जो वैन कंफ्यूज हुआ होता है वो एकदम स्टक रह गया था क्योंकि ये वही हालत हो गई है, ना थूक सकते हैं ना ही निकल सकते हैं। वैन एकदम शॉक बट अंश जब जाओ का चेहरा देखता है तो उसे याद आता है कि वो सुबह खाते हुए देखा था एंड उसने उसकी तारीफ़ भी की थी। अब उसे गुस्सा आ रहा होता है कि उसने तारीफ़ क्यों की और
अब ज़्यादा उसकी जल रही होती है। खूबसूरत लड़का एंड पावरफुल भी सबके नज़र में तो है ना, सब इतनी बात कर रहे हैं, तो नामचीन इंसान, तो एक सुंदर और नामचीन इंसान के साथ वो अपने अभी के प्रेमी को कैसे छोड़ सकता है। वैन की तरफ से नहीं है, बट यहाँ पे तो महाराज जी ने अपना दिल दे रखा है ना। एंड यही बात देखकर अपना जो अंश होता है वो कहता है, माँ आपको लगता है कि आपकी पार की निगाहें ख़राब हो चुकी है। अभी जो विजय होता है उससे गुस्सा आता है और कहता है हद में रह कर बात करो, माँ है तुम्हारी वो। जो अपना विजय होता है जैसे ही वो कहता है, अंश कहता है पापा आप ही देखिए ना, माँ ने किसको चूज़ किया है। तुम्हें तो 7 कील्स लगी थी ना, जिससे तुम अपनी शक्ति खो चुके थे। अपनी शक्ति खोने के बाद तुम कैसे लड़ोगे बोलो। और ये बांसुरी बजाते हुए इंट्रोड्यूस हुआ है कि आपने बांसुरी से उनको मारने की फिराक में हो क्या, कुछ नहीं होगा, समझ गए। एंड ये बात सुनते ही जाओ जिसु बांसुरी अपने फेस के पास लेता है एंड एक वो ऐसी धुन बजाता है जो उसके कान से ना खून निकाल रही होती है, क्योंकि जाओ जिसु बहुत सारे धुनों के बारे में भी जानता है एंड ये धुन सभी के कान में तकलीफ़ दे रही होती है। अंश ने कान पकड़ लिया था बट चंद्रिका को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लाइक उसे फ़र्क पड़ रहा था बट वो शो नहीं करवा रही थी। वैनकेसिंग को भी उतना कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा था एंड ये बात देखकर चंद्रिका इम्प्रेस थी, बट बाकी लोगों की तो हालत ख़राब ही हो चुकी थी। अपना जो जाओ जिसु होता है उस बांसुरी को रोकने के बाद अपने पीठ के पीछे रखते हुए कहता है, इससे कम मत समझिएगा राजकुमार अंश, ये चाहे तो किसी की जान भी ले लेती है। एंड वो बांसुरी को देखते हुए अपने अंश की तरफ देखता है। अंश जिसके लिटरली में कान से ब्लड निकल रहे होते हैं वो ब्लड साफ करता है और कहता है अगर वो जो लोग हैं वो बहरे हुए वो सुन नहीं सकते हैं तो ये जो भी हो रहा है ये कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं, तो क्या फिर भी तुम उसको उस बांसुरी से मार पाओगे? क्या तुम ये तलवार चला सकते हो? एंड ये कहते ही अपने तलवार को स्टाइलिश से लाइक स्टाइलिश मूव के साथ मयान से निकालते हुए ऊपर उछालता है एंड उसे एक अच्छे तरीके से पकड़ के एक वेव करता है। जो अपना अंश होता है वो अपने जाओ के गर्दन पर तलवार रख दिया होता है और कहता है अगर मैं जीता तो शरद के साथ मैं जाऊंगा। जाओ कहता है और अगर मैं जीता तो? जो अंश होता है वो कहता है तो तुम जो बोलोगे वो होगा। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है, उससे पहले चंद्रिका कह देती है ठीक है, अगर जाओ जीत गया तो तुम वैन का पीछा करने का भी नहीं सोचोगे। अभी जो अपना अंश होता है वो कहता है वैन कौन? अभी जो चंद्रिका होती है वो कहती है मेरा मतलब शरद, तुम शरद का पीछा करने को भी नहीं सोचोगे। अभी जो अपना अंश होता है वो जैसे कि फंस गया हो, एक दुविधा में चला गया हो, बट वो कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा, अगर मैं हार गया तो मैं पीछा भी नहीं करूँगा। अभी जो चंद्रिका होती है वो अपने जाओ का हाथ पकड़ के जो उसने खंजर दिया था उससे ही उसकी ब्लड निकाल देती है, लाइक हाथ में कट कर देती है। जाओ देखता रहता है बट उसके चेहरे पे उतना कोई इम्प्रेशन नहीं बना था। एंड फिर बाद में चंद्रिका अपने अंश के पास जाकर उसके हाथ पे भी कट करती है एंड उसकी हल्की सी आईब्रो हिले थी एंड दोनों के ब्लड को मिक्स करके कहती हैं तो ये वादा है 2 योद्धा का। अभी वो दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं एंड सारे यूँ हो गए होते क्यों लड़ाई होगी। विंडोज़ ऑफ हेवन की नेता, पूर्व नेता बट नेता, उसकी लड़ाई होने वाली है यहाँ के होने वाले राजा से। जो बर्स्ट क्रिएट हुआ होता है ना कि जो लोग पार्टी में शामिल भी नहीं हुए थे उनको भी बुला लिया जाता है। अभी उनको तो एक युद्ध की जगह पे ही प्रयास करवाया जाएगा। नाइट हो गई थी तो सब मसाल लगा रहे थे, इतनी मसाले वहाँ पे लगा दी थी ताकि अंधेरा ना हो और कोई भी एक बहाना, एक एक्सक्यूज़ ना मिल पाए कि अरे यार अंधेरे की वजह से मैं लड़ नहीं पाया। अभी जो वर्षा होती है जो उस पार्टी में शामिल नहीं थी वो आराम से चल मार रही थी, बट ये सुनते ही वो आती है एंड वो जाओ को देख कर उससे याद आता है कुछ एंड कहती है भिखारी, ये तो वही भिखारी है जो वहाँ पर पड़ा हुआ मिला था, मेरे लेग सेट पे था ना ये, तो आखिरकार ये यहाँ पर कर क्या रहा है। एंड ये कहते ही वो अपने जाओ को देख रही होती है एंड वो जब उसे ढंग से देखती है तो कहती है ये तो जाओ भी जैसा भी मिल रहा है, तो क्या ये
तीनों इंसान एक है, क्या फिर मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। एंड वो बहुत ही कंफ्यूज हुई पड़ी थी। अब वो चेहरा पहचान तो कर पा रही है, बट क्या तीनों इंसान एक है? जाओ जिसमें है वो भिखारी क्या एक पर्सन है? वो इन्हीं सब चीज़ों में सोच रही होती है। अभी एक तरफ वैन खड़ा था अपने अंश के साथ, एंड वो मना कर रहा होता है कि आप ऐसा ना करें, बट अंश ना ही मान रहा था। एंड दूसरी तरफ हमें अपनी चंद्रिका और जाओ को दिखाया जाता है। जाओ जो अपनी तलवार लेकर खड़ा ही हुआ होता है, चंद्रिका उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है मेरी बात कान खोल कर सुनो। एंड जाओ जिसो चंद्रिका की बात सुन रहा होता है। एंड अब यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अभी जो अपना अंश होता है ना, उसका ऐसे था कि यार इसने तो 7 मिनट्स लगा रखा था, तो ये उतना अच्छा फाइट नहीं कर पाएगा, तो वो गार्ड डाउन करके ही चल रहा था। बट जैसे ही अपने जाओ का तलवार की पहली वार पड़ती है, अपना अंश समझ जाता है कि यहाँ पर गार्ड डाउन करना ही नहीं है। एंड वो अपने तलवार को टाइट पकड़ लेता है। एंड दोनों अपने तलवार को बहुत अच्छे तरीके से चला पा रहे थे। ये देखकर अपना वैन अपने तलवार को हाथ में रखते हुए कहता है तो आखिरकार मैं ही क्यों अपने तलवार के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। एंड ये कहते ही वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है। एंड अपना अंश और जाओ बहुत अच्छे से लड़ रहे होते हैं, बट अंश को अभी ये लग रहा होता है ना कि हाँ ये कांटे की टक्कर है, बट ये नहीं है कि वो हार जाएगा। जाओ जैसे बड़े लड़ रहा होता है फॉर्मल तरीके से, बट वो मन में सोचता है कि आखिरकार महारानी चंद्रिका माँ कैसी है? कोई माँ अपने बेटे के लिए कह सकती है क्या ये अच्छी है या फिर बुरी? पता नहीं, पर उनने जो कहा है वो मैं करूँगा। एंड ये कहते ही वो सीधा अपने अंश के बहुत जगहों पर कट दे देता है, क्योंकि उसकी तलवार बहुत लचीली है। जो अंश होता है वो थोड़ा सा ऐसा ना डगमगा सा जाता है। एंड सारे देखकर हैरान थे, क्योंकि ये तलवार बहुत ही ज़्यादा अनोखी है। एंड अपना वैन भी उस तलवार को देख रहा होता है। अभी जो अपनी चंद्रिका होती है वो अपने फेस को थोड़ा ऊपर की तरफ करती है, और हमें बताया जाता है कि चंद्रिका ने कहा क्या था। चंद्रिका ने जब जाओ के शोल्डर पे हाथ रखा था, तब उसने कहा था कि मेरे बेटे को अच्छा सबक सिखाना, उससे उसकी जगह दिखाना कि वो खुद को योद्धा कहता है, बट योद्धा वाला कोई लक्षण नहीं। तुम उसे इतने घाव दोगे कि उसे भरने में समय लगे और वो जान पाए कि वो अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब जो चंद्रिका होती है अपने हाथों को मुट्ठी में कन्वर्ट कर रखी थी, क्योंकि उसके बेटे को चोट लग रहा है। बट उसने आज जो राज्य में किया है, लाइक जो सभा बैठाई हुई थी, जो मज़ा चल रहा था, उसमें जो उसने मुंह खोलकर जो बोला है वो एक इंसल्टिंग टाइप ही है, क्योंकि वो अपनी माँ के चॉइस को इनकार कर रहा है। वो एक रानी के फैसले की तरफ जा रहा है, और जो जल्दबाजी में फ़ैसला ले ले वो कोई राजा नहीं। एंड अपना अंश जल्दबाजी में ही सारी चीज़ें कर रहा है। तो चंद्रिका चाहती है कि उसे इतना घाव लगे कि उससे पता चले कि वो खुद को जो राजकुमार समझ रहा है वो राजकुमार है नहीं, वो महाराजा बनने के योग्य ही नहीं है। वो राजा ही नहीं बन सकता तो महाराजा क्या ही बनेगा। जाओ जैसे चंद्रिका की बात को मान रहा होता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा वूंड दे रहा होता है, और अपना अंश फिर भी बहुत अच्छे से लड़ाई कर रहा होता है। वैन को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो अंश को मानता है। जब वो दर दर भटक रहा था, वो जानता ही नहीं था वो कौन है, तब अंश ने उसे सहारा दिया, उसको नाम दिया शरद, तो उसे तो गुस्सा आएगा ही, बट वो युद्ध में बीच में नहीं जा सकता है। एंड अपना जो जाजूस होता है ना, वो वैन को देख रहा होता है एंड समझ रहा होता है कि उसे गुस्सा आ रहा है, बट वो चंद्रिका को भी देख रहा है एंड चंद्रिका की बात वो नहीं डाल सकता, इसलिए वो अपने अंश को बहुत सारे घाव देकर उसे हारने पर मजबूर कर देता है। उसकी तलवार उछल कर दूर चली गई होती है एंड जो अपना अंश होता है वो अपने नीज पर होता है। जो अपना जाओ होता है उसने उस तलवार को वापस अपने कमर में डाल दिया था एंड अंश के आँखों में आंसू था, क्योंकि उसकी तलवार उससे छूट कर चली गई। जो चंद्रिका होती है उसी तलवार को देख रही होती है एंड अपने अंश को भी देख रही होती है, और उसे बचपन की बात याद आती है कि जो अपना अंश है ना, वो तलवार के लिए हमेशा जिद किया करता था। एंड चंद्रिका उसे कहती थी कि अभी तुम असली तलवार के योग्य नहीं हो, जब योग्य हो जाओगे, लाइक तुम जब योग्य हो जाओगे तब वो तलवार दे दिया जाएगा।
एंड इस वजह से अंश ने उस तलवार को पाने की बहुत कोशिश की एंड उसके लिए फिर उसका ही खुद का तलवार क्रिएट करवाया था एंड वो तलवार वही था। तब से अंश ने उस तलवार को अपने आप से दूर ही नहीं किया, बट आज युद्ध के समय वो तलवार उससे उछल कर बहुत दूर चली गई एंड वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। चंद्रिका समझती है बट एक रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी होता है। अब ना ज़ाओ जिसको अपने तलवार को अच्छे से सेट करने ही वाला था, लाइक वापस से रखने वाला था, तभी वैन आगे आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। जो अपना ज़ाओ होता है वो वैन को देखने लगता है एंड दोनों एकदम फेस टू फेस कर रहे थे एंड बीच में अपना अंश ऐसे ही बैठा हुआ था, लाइक वो बहुत अपसेट था ना। जो चंद्रिका होती है वो कहती है ये नहीं हो सकता, हम यहाँ पर युद्ध करने नहीं आए हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है पर मुझे लगता है कि सब देखना चाहते हैं कि जो दो योद्धा जा रहे हैं वो किससे योग्य हैं, है ना? क्या कहते हो तुम? क्या नाम बताया था तुमने अपना? ज़ाओ जिसो, है ना? जो अपना ज़ाओ जिसो होता है वो कहता है पर हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं। अपना जो वैन होता है वो कहता है पर मुझे लगता है जनता देखना चाहती है एंड वो जनता की तरफ इशारा करता है। जनता तो देखना चाहती है क्योंकि ज़ाओ जिसो से सब बहुत इम्प्रेस हुए थे। अभी इतना प्रेशर के बाद उससे लड़ाई करनी ही पड़ती है। वैन अपने अंश को उठाता है, उसकी तलवार उसने अभी भी नहीं छू थी। उसको बैठाते हुए कहता है आपके अपमान का बदला हम लेंगे। बट अंश उस समय कुछ कहने के लायक नहीं था, इसलिए वो शांत ही था। वैन केजिंग अपने तलवार को लेकर आगे आ जाता है एंड ज़ाओ जिसो उस तलवार को पकड़ा हुआ था और मन में कहता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, मैं अपने लॉवेन से नहीं लड़ना चाहता। एंड ये कहते ही वो चंद्रिका की तरफ देखता है एंड चंद्रिका कहती है मैं ज़ाओ से कुछ कहना चाहती हूँ। एंड वैन फिर शांत हो जाता है, लाइक जो अपना तलवार निकाल कर वो एक अटैकिंग मोड में था वो अपना मोड हटा देता है। ज़ाओ अपने चंद्रिका के पास जाता है और चंद्रिका कहती है कभी कभी अपने प्रेम को पाने के लिए अपने प्रेम से ही लड़ना पड़ता है, इसको हल्के में मत लेना, ये चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला करेगी, तुम्हें जीतना है। जो अपना ज़ाओ होता है वो हाँ में सिर हिलाता है, वैन को देखता है एंड अब लड़ाई स्टार्ट होती है। दोनों लड़ रहे होते हैं। ज़ाओ मन में कह रहा होता है वैन केजिंग इस कला में अच्छा है पर उसका कोई असली गुरु नहीं था, इसलिए वो उतना कुछ नहीं सीख पाया है। वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाना है, बहुत घाटे की खासकर चीज़ें, पर वो अभी भी इतना सक्षम नहीं कि मुझे हरा सके। मैं सारे बेहतर सारे मूव जानता हूँ, वैन मुझे नहीं हरा पाएगा पर उसके कारण उसे चोट ज़रूर लगेगा। क्या मैं हार जाऊँ? एंड ये कहते ही वो चंद्रिका को देखता है बट चंद्रिका की आंखें साफ साफ कह रही होती है कि तुम्हें हारना नहीं है, क्योंकि वो नहीं हरवाना चाहती है ज़ाओ को। क्योंकि अगर ज़ाओ अभी हारा ना तो जो अपना अंश है उसे थोड़ी और ढील मिल जाएगी, इसलिए वो चाहती है कि वो वैन को भी हराए ताकि दोनों का एक साथ में मुँह टूटे। वैन की गलती नहीं है, वैन तो अपने एक अच्छे दोस्त के लिए लड़ रहा है, बट यहाँ पर अंश को एक अलग ही सिग्नल मिल जाएगा कि ये है ना मेरे साथ। बट चंद्रिका को ये दिखाना है, ये बताना है कि बेटा तुम्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं दे सकता, कभी कभी हमें अकेले ही लड़ना पड़ता है। वैन जीत गया तो यहाँ पर अंश इस बात को उतना सीरियस नहीं ले पाएगा जितना वैन के हारने के बाद लेगा। ज़ाओ जिसो चंद्रिका की आंखें देख रहा था, उसकी आंखों को वो इनकार भी नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने गहरी ब्रीथ करते हुए वैन के हाथों से बस तलवार गिराने की कोशिश कर रहा होता है। बट वैन इस मूव को जानते हुए कहता है तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो, मेरे हाथ से सिर्फ तलवार गिराना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं योग्य नहीं हूँ तुम्हारे? जो अपना ज़ाओ होता है वो लड़ाई के बीच में फ्लर्टिंग मोड में आते हुए कहता है तुम तो मेरे बहुत योग्य हो, तुम मेरे सोलमेट हो, पर लड़ाई के लिए नहीं, ज़िंदगी भर के साथ के लिए। एंड ये कहते ही वो उसके तलवार को उसके हाथ से गिरा ही देता है। अपना जो वैन होता है वो ऐसे घूर रहा होता है और जो अपना ज़ाओ जिसो होता है वो अपने तलवार को भी नीचे गिरा देता है एंड अपने हाथ को उसके गले के पास ले जाता है। आपको याद होगा वैन एंड ज़ाओ का एक सिग्नेचर फाइट है जो आपको 3 बार देखने को मिलेगा, स्पेशल पार्ट अगर आपने देखा होगा तो। अभी ज़ाओ जिसो वही फाइट क्रिएट कर रहा होता है और वैन केजिंग ना चाहते हुए उस फाइट में पार्टिसिपेंट कर रहा होता है, लाइक वो उसी चीज़ को वापस से क्रिएट कर रहा होता है जो एक डेजा वू जैसा नहीं होता, वैन को वो फील दिला रहा होता है कि पहले हो चुका है क्या,
ये रियलिटी है कि वो हो चुका है, बट वैन अपनी याददाश्त वैनिश कर चुका है, इसलिए उसको ये एक डेजा वू की तरह लग रहा है। एंड वैन हैरान था, बट वो चीज़ें अपने आप हो रही थी। दोनों ने ही एक दूसरे की कलाई पकड़ ली होती है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। जाओ के फेस पर स्माइल था एंड ऑडियंस भी बहुत ही हैरानी से ये सब देख रही होती है। और अपना जाओ अपने वैन से कहता है, लव वैन, मैं तुम्हें याद दिला कर रहूँगा। वैन समझ नहीं पाता क्या याद दिला के रहेगा। एंड अपना जो जाजिसो होता है वो उसके कुछ नफ्स पे पॉइंट कर देता है, जिसकी वजह से अपना जो वैन होता है वो अपने शरीर को एक अकड़ा हुआ फील करता है, वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा होता है। एंड जाजिसो कहता है, ये जंग मैं जीत चुका हूँ। एंड ये कहते ही वो चंद्रिका की तरफ देखता है और चंद्रिका स्माइल करती है। वैन अपने शरीर को हिला नहीं सकता, जाओ चाहे तो अभी उसे मार ही सकता है, इसलिए इस गेम को यहीं पर रद्द किया जाता है एंड जाओ जिसू विनर है। एंड ये देख कर अंश को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। एंड जाओ जिसू फिर उसी पॉइंट पर मारते हुए उसके जो शरीर को लॉक किया था वो अनलॉक कर देता है। एंड वैन हार कर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, बट यस, उसे बिल्कुल चोट नहीं लगने दी है जाजिसू ने। एंड यही चीज़ वैन देख रहा होता है। एंड वैन फिर बाद में अपनी तलवार को लेते हुए वहाँ से जाने लगता है। एंड उसकी तलवार जिस हिसाब से उसने पकड़ा था अपना, वैन वही देख रहा होता है और मन में कहता है, ऐसा लगता है ये तलवार उसके लिए ही बनी है और जाओ उसके लिए, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। मैं अपनी तलवार को कभी ऐसे नहीं चला पाऊँगा। एंड ये कहते ही वो अपने तलवार को लेते हुए अंश के पास जाते हुए उससे सॉरी कहता है हारने के लिए, पर अंश कुछ नहीं कहता है एंड बस इतना बोल देता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही कमज़ोर हूँ। एंड ये कहते हुए वो अपनी तलवार के पास जाने की कोशिश करता है, बट उससे पहले उस तलवार को चंद्रिका पकड़ लेती है। जो अपना अंश होता है वो कहता है, माँ मेरी तलवार। जो चंद्रिका होती है वो कहती है, तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें तलवार नहीं देना चाहती थी, पर तुमने साबित किया कि तुम इस तलवार के योग्य हो, फिर मैंने तुम्हें ये तलवार दिया था। जो अपना अंश होता है वो हाँ में से हिलाता है। चंद्रिका उस तलवार को उठाते हुए अपने शोल्डर के पीछे रखते हुए कहती है, अब वापस विश्वास दिलाओ कि इस तलवार के योग्य हो तुम अंश। अंश कहता है, माँ हमसे हमारी तलवार नहीं ले सकते हैं। जो अपनी चंद्रिका होती है वो कहती है, ये मेरी तलवार है जो मैंने तुम्हें बना कर दी, तो मैं योग्य होती हूँ या फिर नहीं, ये मुझे मत सिखाओ, तुम योग्य बनो इस तलवार के। एंड ये कहते ही अपनी चंद्रिका जाने लगती है। विजय अपनी चंद्रिका से कहता भी है कि क्या तुमने ये अच्छा किया है। जो चंद्रिका होती है वो कहती है, शायद ये बुरा हो, पर अगर उसे ये तलवार चाहिए तो अपनी योग्यता उसे साबित करनी ही पड़ेगी। एंड ये कहते ही वो सीधा की तरफ जा रहा होता है। एंड अंश को बहुत बुरा लगता है तो वो वहाँ से भाग कर ही जाने लगता है। वो रुकता ही नहीं है, उसके दिल में ना चोट लगी होती है बहुत ज़्यादा। एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड अपने वैन एंड जाओ जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड वो भी अलग अलग जगह पर जाने लगते हैं। वैन केजिंग बैठा हुआ था एंड वो अपने उस हार को ही इमेजिन कर रहा होता है। एंड सारी जो चीज़ें हुई हैं वो यही सब सोच रहा था। कल उसे अपने यात्रा पे निकलना है। जो अपना अंश होता है वो कुछ खाना नहीं खा रहा होता है। वर्षा बहुत ज़बरदस्ती करके उससे कुछ खाना खिलाती है एंड अंश उस खाने को खा लेता है। और अभी ना बहुत ही ज़्यादा नाइट हो गई थी। वर्षा जैसे ही अंश के कमरे से निकलती है तो जो अपनी वर्षा होती है उसके सामने चंद्रिका आती है। चंद्रिका कहती है, तुमने उसे वो दे दिया ना। वर्षा कहती है, जी महारानी, मैंने राजकुमार अंश के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी है, अब वो कल के भोर तक उठ नहीं पाएंगे। चंद्रिका हाँ में सिर हिलाती है और वहाँ से जाने लगती है। वर्षा मन ही मन में अपने अंश को सॉरी कह रही होती है क्योंकि उसने उसके खाने में नींद की दवाई मिला दी थी। अभी हमें अपने जाओ को दिखाया जाता है जो अपने सामान को देख रहा होता है जो यात्रा के समय उसे ले जाना है। वो उन सामान को देखते हुए कह रहा होता है, बस आज का समय, फिर कल से हम दोनों एक साथ होंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस बार कुछ नहीं होने दूँगा। ये जो भी चीज़ है हम उसे हराएंगे। मैं तुम्हें सारी बातें याद दिलाऊँगा,
फिर हम सब अपने घर में जाएंगे, साथ में रहेंगे, मैं, तुम, चैंगलिंग, सारे साथ में रहेंगे। एंड ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, उसकी आंखें बहुत नम हो गई होती है। और हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था, एंड उससे अभी भी कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही होती है। ऐसे ही रात निकल जाता है, सुबह का वक्त होता है। वैन एंड जाओ गेट पर ही खड़े थे, एंड उनके पीछे उनके घोड़े भी थे। अपना वैन तो जाओ से चेहरा ही नहीं मिला रहा होता है, एंड जाओ बस सोच रहा होता है कि एक बार चेहरा मिला दो। पर जाओ जिसो ने आज भी बड़े ही फॉर्मल ड्रेस पहने हैं, बट अब उसकी ड्रेस का कलर ब्लू हो चुका है, एंड वैन को रेड ड्रेस पहनाया हुआ था। वहाँ पर अपनी सुंदरी आती है जो उनकी आरती उतारने लगती है। वहाँ पे चंद्रिका, विजय एंड ऑल दैट थे, बट सारे के सारे थे, बट अंश नहीं था क्योंकि वो अभी भी सो रहा था। वर्षा वैन के पास जाते हुए कहती है, आप अपना ख्याल रखिएगा। जो अपना वैन होता है वो अपने वर्षा के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना। एंड दोनों ही स्माइल करते हैं। अपना जाओ जिसू जैसे ही वर्षा और अपने वैन को देखता है तो उसकी आंखें ना नम हो रही होती है, क्योंकि वर्षा के अंदर उसे गुजियान दिखाई दे रही होती है। एंड वैन एंड गुजियान की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, वो उसकी छोटी बहन जैसी थी। अपने जाओ को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसे गुजियान की याद आ रही होती है, बट उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल भी थी। जो अपनी वर्षा होती है वो अपने जाओ को देखती है, उसको रोता हुआ देखकर वो समझ नहीं पाती है कि ये रो क्यों रहा है, बट वो उससे कुछ ज़्यादा पूछती नहीं है। अभी ना वो दोनों के दोनों अपने घोड़े पर बैठ जाते हैं और रवाना हो जाते हैं। वैन समझ नहीं पाता है कि आखिरकार अपने जो अंश थे वो उनसे मिलने क्यों नहीं आए, पर वो सोच लिए होते हैं कि वो हार गए हैं इसलिए नहीं आए, इसलिए वैन ज़्यादा फोकस करता नहीं है एंड जा रहा होता है। हमें जो अपना जाओ था वो जाता है तो उसे रास्ते में निश्चय अपना रघु एंड उसकी टोलियाँ मिलती है जो उससे ही बाई कर रही होती है, एंड जाओ उसकी तरफ हाथ वेव करता है। वैन ये देखता है बट अपनी नज़रें हटा लेता है। जाओ और वैन की घोड़ा ऐसे ही चल रही होती है। अभी जो वैन होता है वो तो शांत था, पर जाओ कहता है, ला वैन अभी हम कहाँ जा रहे हैं। जो वैन होता है वो जाओ को देखते हुए कहता है, हिलावन किसे कह रहे हो तुम, मेरा नाम सरद है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, पर मैं तो तुम्हें लावन कहना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें प्यार से लावन नहीं पुकार सकता। जो अपना वैन होता है वो कहता है, पर मेरा नाम सरद है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम किसने रखा। जो वैन होता है वो कहता है, राजकुमार अंश ने। जो अपना वैन होता है वो जैसे ये कहता है, जाओ कहता है, पर राजकुमार अंश तो तुमसे छोटे हैं, तो वो तुम्हारा नाम कैसे रख सकते हैं, ये तुम्हारा रियल नाम नहीं है। मतलब तो तुम्हें जब तुम्हारा रियल नाम पता ही नहीं है तो कोई भी तुम्हें किसी भी नाम से पुकार सकता है ना। जो अपना वैन होता है वो कहता है, ये कोई बात नहीं बनाता। जाओ कहता है, तुम कुछ भी बोलो, मैं तो तुम्हें लावन ही कहने वाला हूँ, मेरे लावन। एंड ये लास्ट वाला फैन के दिल में तो थोड़ी सी हार्ट बीट तो बढ़ाया हुआ था, बट वो अपने फेस को टर्न कर लेता है एंड जाओ बस स्माइल कर रहा होता है। काफ़ी देर बाद अंश की आंखें खुलती है। जब कड़ाके की धूप उसकी आंखों में आती है तब उसकी आंखें खुल जाती है। वो जैसे ही उठता है उसकी आदत है हमेशा अपनी तलवार पकड़ने की, बट इस टाइम उसकी तलवार उसके पास नहीं थी। अंश को कल की बातें याद आती है एंड वो बहुत ही गुस्से में रहता है, पर स्टिल वो उठता है एंड अपने वैन को देखने के लिए जाता है। उसको वैन कहीं नहीं मिलता। फिर वो जब वर्षा से पूछता है तो वर्षा कहती है, वो तो अपनी यात्रा में निकल चुके हैं। अंश गुस्सा हो जाता है और कहता है, तो मुझे क्यों नहीं उठाया। वर्षा तुम्हें पता है ना। जो अपनी वर्षा होती है वो अपनी आइस रोल कर लेती है, वो क्या करे उसे समझ नहीं आता। अंश उसे बहुत डांट रहा होता है, लाइक लिटरली में बहुत ज़्यादा हो गया होता है। मोहिनी जो उधर से ही जा रही होती है एंड जैसे ये देखती है तो उसे बुरा लगता है क्योंकि वर्षा को बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही थी। इसलिए मोहिनी अपने वर्षा के आगे आते हुए कहती है, आप इसे इतना मत डांटिए। जो अपना अंश होता है वो मोहिनी को देखते हुए कहता है, तुम बीच में मत बोलो। मोहिनी कहती है, कृपया
इसे मत डांटिए, इसकी क्या गलती है, नींद तो आपकी नहीं खुली। जो अपना अंश होता है अब वो शांत हो जाता है। वर्षा एकदम शांत थी। अंश अब बिना बोले वहाँ से चला जाता है। वर्षा शुक्रिया कहने लगती है मोहिनी को और मोहिनी कहती है कोई बात नहीं। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है। वर्षा स्माइल करते हुए कहती है राजकुमारी मोहिनी कितनी अच्छी है, उनने मेरा सपोर्ट लिया। एंड उसके चेहरे पर ना बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल थी। एंड मोहिनी तो वहाँ से चली गई थी। अपना अंश गुस्से में अपनी चीज़ें जैसे पटक रहा हो। फिर बाद में वो देखता है कि उसकी माँ गार्डन एरिया में है, तो वो चुपके से उनके कमरे में जाकर वो तलवार लेने की कोशिश करता है। बट उससे उसकी माँ की तलवार दिखाई देती है जो बहुत बड़ी और बहुत भारी है, पर उससे उसकी तलवार कहीं दिखाई नहीं देती। तभी पीछे से कोई उसके शोल्डर पे हाथ रख देता है। अंश डर गया होता है और कहता है राजकुमारी चंद्रिका मुझे माफ़ कीजिए। पर वहाँ पर अपना विजय था। जो विजय होता है वो कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। जो अपना विजय होता है उसे देखते ही अंश हाथ पकड़ते हुए कहता है पापा माँ से बोलिए ना कि मेरी तलवार मुझे वापस दे। जो विजय होता है वो कहता है मैं नहीं कह सकता, जाहिर सी बात है कि तुमने गलती की है। अपना अंश कहता है पर पापा आपको नहीं लगता कि माँ कुछ ज़्यादा करती है। जब मुझे वो शादी नहीं करना है, मोहिनी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आखिरकार ये जिद क्यों करते रहते हैं। मोहिनी ने मेरी दिमाग ख़राब कर रखी है, बिना मतलब कि मेरी ज़िंदगी में आ गई है। उस औरत से मुझे बहुत नफ़रत है, बहुत ज़्यादा। एंड वो हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहती है, जिस वजह से मुझे और गुस्सा आता है और माँ मेरे से और दूर जाती रहती है। मैं तो चाहता हूँ कि मोहिनी ही इस जगह से चली जाए। अभी जो अपना अंश होता है वो गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है, बट वो नहीं जानता था कि मोहिनी चंद्रिका से मिलने वो कमरे में ही आ रही होती है। बट उसने ये सारी बातें सुन ली होती है और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। लाइक लिटरली मैं बहुत ज़्यादा दिल पर हाथ रखी हुई वो गहरी सांसें ले रही होती है। विजय कुछ कहता उससे पहले मोहिनी वहाँ से चली जाती है। विजय अंश से कहता है बेटा मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, पर तुम्हारी ये अल्फाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम्हारी सब पता है कितनी बेकार थी। तुम दिन पर दिन एक बेकार इंसान बनते जा रहे हो। क्या मैंने तुम्हें ये परवरिश दी है। अंश एकदम शांत हो गया होता है और विजय बस इतना कह देता है कि अपनी माँ को प्रूव करो कि तुम उस तलवार के काबिल हो और वो तलवार ले लो। एंड ये कहते विजय वहाँ से चला जाता है। जो अंश होता है वो कहता है और प्रूव करने के लिए मुझे मोहिनी से शादी करनी पड़ेगी, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। वो अच्छी लड़की है बट मैं उससे प्रेम नहीं करता। एंड ये कहते ही वो शांत हो जाता है और वो बोलता है शायद मैंने मोहिनी के बारे में कुछ ज़्यादा ही बुरा बोल दिया। एंड वो एक गहरी ब्रीथ लेता है। अभी ना हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। वैन एंड जाओ जो अभी भी अपने घोड़े से सवारी कर रहे होते हैं, बट अब कहीं तो रुकना पड़ेगा। सामने एक बस्ती है जहाँ पर वो रुक सकते हैं, इसलिए वैन एंड जाओ दोनों उस बस्ती पे जाते हैं एंड अपने घोड़े को वहाँ पर रखते हैं। बट जब वो बस्ती को ध्यान से देखते हैं तो उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। एंड उनका जो थोड़ा सा अजीब बना था ना वो पूरा कंफर्म हो जाता है, क्योंकि एक लड़का जो होता है वो लड़की के पास बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है एंड वो लड़की उसे अपने साथ ले जा रही है। ये जो जगह है ये रेड लाइट एरिया थी। वैन एंड जाओ एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्या करे समझ में नहीं आता। कदम पीछे हो रही होती है तभी वो एक इंसान से टकरा जाते हैं, दोनों एक साथ में ही। वो इंसान दोनों से कहता है क्या हुआ, आप कुछ घबराए हुए लग रहे हैं। जो वैन एंड जाओ होते हैं वो पलट कर देखते हैं एंड कहते हैं वो हम यहाँ पर आना नहीं चाहते थे, गलती से आ गए हैं। पर आप कौन। मेरा नाम ऋतिक है, इस कोठे का ऑनर। अभी वैन एंड जाओ उसे देखते हैं एंड अब क्या कहे, कोठे के ऑनर को क्या ही कह सकते हैं। जो ऋतिक होता है वो कहता है अगर आप बस एक ऐसे ही सवारी है तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, रात के समय यहाँ पर बहुत हमला होता है तो जाना सेफ़ नहीं रहेगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है पर हम यहाँ नहीं रुक सकते। पर जो ऋतिक होता है वो कहता है अगर आप ना रुकना चाहें तो कोई बात नहीं,
पर जगह ख़राब नहीं होती, जगह में रहने वाले लोग भी ख़राब नहीं होते, जगह को ख़राब बनाया जाता है। इन औरतों से आपको नफ़रत है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है हमने कहा ही नहीं कि हमें उनसे नफ़रत है। जो ऋतिक होता है वो स्माइल करते हुए कहता है आपको लगता है कि आप यहाँ पर रुक जाएंगे तो आप बदनाम हो जाएंगे। अच्छी बात है, आप अपना नाम बना के रखिएगा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। ऋतिक कहता है ठीक है मुसाफिर, हम चलते हैं। अभी जो ऋतिक होता है वो तो जाने लगता है, बट वैन एंड ज़ाओ को ये बात तो सही लगती है कि वो यहाँ पर रुकना क्यों नहीं चाहते हैं। अगर कोई उन्हें रहने के लिए घर दे रहा है तो कोई वो रुकना क्यों नहीं चाहते हैं। अभी जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैं रुकना चाहूँगा ऋतिक जी। जो ऋतिक होता है वो कहता है पर वैन कहता है मैं भी रुकना चाहूँगा, मेरी सोच सही नहीं थी। जो ऋतिक होता है वो कहता है आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। एंड ये कहते ही ऋतिक जाने लगता है। जाओ कहता है पर हम पैसा देना चाहेंगे रुकने के लिए। ऋतिक कहता है बेशक, मैं पैसे के लिए मना नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो पैसे से ही तो चलती है। एंड ये कहते ही वो वैन और जाओ को कमरा दिखाने लगता है। वैन जाओ को एक ही कमरा दिखाता है जहाँ पर जो अपना जाओ होता है वो तो खुश था, बट वैन कहता है ऋतिक क्या आप दूसरा कमरा नहीं दिखा सकते हैं, हम दोनों एक साथ में नहीं रह सकते हैं। जो अपना ऋतिक होता है वो कहता है पर आप दोनों तो पुरुष हैं तो साथ में रहने में तकलीफ़ क्या है। लाओ वैन का हाथ पकड़ के कहता है हाँ लाओ वैन, साथ में रहने में तकलीफ़ क्या है। एंड ये कहते ही वो मुस्कुराने लगता है, बट जो अपना वैन होता है उससे हाथ छुड़ाते हुए कहता है क्या आप हमें अलग कमरा दे सकते हैं। ऋतिक कहता है ठीक है दे सकता हूँ, चलिए। एंड ये कहते ही वो अपने वैन को ले जाने लगता है। जाओ जिसू हंस रहा होता है और वैन उसे आँख दिखाकर चला जाता है। जाओ बिस्तर पर ना लेट गया होता है, उसकी आँखें बंद थी, तभी उसकी जो शरीर है वो जल रही होती है। अजीब सी बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। जाओ उठता है, दिल पर हाथ रखते हुए कहता है ये फिर से वैसी ही बेचैनी, ऐसा ही एहसास। एंड ये कहते ही वो चलने लगता है। एंड वो पूरा जो रेड लाइट एरिया होता है वो घूम रहा होता है क्योंकि उसको एक एहसास आ रहा है जो उससे पहले भी आया था। और जब उसे पहले एहसास आया था तो वो पत्थर मैन के पास गया था। एंड अभी भी वो ऐसा एहसास फील कर रहा है, इसलिए वो उसके पीछे जा रहा है। पर हर जगह देखने के बाद भी जाओ जिसू को कुछ नहीं मिल रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। एंड फिर बाद में वो वापस से अपनी जगह पे जाने लगता है। एंड अपने वैन को भी पास वाला ही कमरा मिला हुआ है ना। वैन विंडो से देख रहा होता है तो उसे जाओ दिखाई देता है। वैन मन में ही कहता है ये बाहर क्या कर रहा है। जाओ जिसू जो जाने वाला था तभी एक लड़की उसे रोकती है और कहती है वहाँ से रुकिए। जो जाओ जिसू होता है वहाँ पर रुकता है एंड उस लड़की को देखता है। डैम, वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अभी जो वो लड़की होती है वो जाओ जिसू को उसके कमर का एक बैंड देती है। उसने कमर में कुछ लटका रखा था, वो गिर गया होता है। एंड वो लड़की उसे देते हुए कहती है ये आपका नीचे गिर गया था। जो जाओ जिसू होता है वो उस लड़की को देख रहा होता है एंड कहता है शुक्रिया खूबसूरत लड़की। जो लड़की होती है स्माइल करती है एंड उसके गाल ना रेड हो रहे होते हैं। जाओ कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कहती है मेरा नाम रूप है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है रूप, बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा, तुम्हारे चेहरे से मिल रहा है। एंड जाओ उसके थोड़ी सी क्लोज आता है, लाइक ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा। वैन ये देखते हुए हाथ फोल्ड करते हुए कहता है मतलब ये सभी के साथ बदतमीजी करता है, कितना बदतमीज लड़का है ये, आखिरकार महारानी को इनमें दिखा क्या। एंड ये कहते ही वैन उसे ही देख रहा होता है। अभी जो अपना रूप होती है वो कहती है आपको देखकर लग रहा है कि आप मेरे में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हम आपसे कुछ चांदी के सिक्के लेकर हम आपको खुश कर सकते हैं।
अभी जो रूप है ना वो भी यहाँ पर वर्कर ही है, लाइक वो भी इनको सर्व करती है। जो रूप होती है उसको देखकर तो वो ज़्यादा एज की लगती नहीं है। जाओ ये देखकर हैरान था एंड उसको 4 चांदी के सिक्के देते हुए कहता है, क्या आप हमसे बातें कर सकते हैं? एंड ये ना उसने थोड़ा विस्पर वॉइस उसके कान में कहा था। और वैन ने अपनी रूप की बातें तो सुनी, पर जाओ जिसो की बातें कर सकते हो ये नहीं सुना। बट उसे सिक्के देते हुए देखा तो उससे लगा कि वो भी उसी लिए उसको सिक्के दे रहा है। एंड अपना वैन अजीब सा ही चेहरा बनाने लगता है, बट स्टिल वो कुछ नहीं कह रहा होता है। जाओ जिसो और रूप के कमरे में चले जाते हैं। रूप बैठी हुई थी, जाओ जिसो वहाँ पर बैठता है और कहता है, अच्छा रूप, तुम्हें यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिखाई दी है क्या? रूप कहती है, कैसी गड़बड़? जो अपना जाओ होता है वो कहता है, कुछ लोग कम हो जाने या फिर कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा जो तुम्हें सोचने पे मजबूर करता हो। जो रूप होती है वो कहती है, यहाँ से लड़कियाँ बहुत भागती है, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी जगह पे काम ही कौन करना चाहेगा। जो अपना जाओ जिसु होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। रूप अब जाओ जिसु के पास आने लगती है, वो उसके अपने ऊपर का वो कपड़ा हल्का सा खोलती ही है, उससे पहले जाओ उसे रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं रूप, मैं इन सब चीज़ों की वजह से तुम्हारे साथ नहीं आया हूँ। जो रूप होती है वो कहती है, तो क्या आप सिर्फ मेरे से बातें करना चाहते हैं? जाओ कहता है, हाँ सिर्फ तुमसे बातें करना चाहता हूँ। और ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो रूप होती है उसे जाओ की स्माइल बहुत अच्छी लगती है और वो कहती है, बहुत कम ऐसे आदमी हैं जो हमें अच्छे लगते हैं और आप उनमें से ही आ रहे हैं वहाँ से। चलिए आपको कुछ चाहिए तो नहीं, पर क्या आप मेरे हाथ से चाय पीना पसंद करेंगे? जाओ कहता है, आपको चाय बनाना आता है रूप? जो रूप होती है वो कहती है, हाँ क्यों नहीं, हमें चाय बनाना बहुत अच्छे से आता है, क्या आप पीना चाहेंगे? जाओ कहता है, अगर आप पिलाना चाहेंगे तो हम पीना क्यों नहीं चाहेंगे। अभी जो रूप होती है ना वो चाय बनाने लगती है। जाओ कहता है, रूप तुम्हारी उम्र क्या है? जो रूप होती है वो शांत हो जाती है एंड ब्लिंक करने लगती है। जाओ कहता है, क्या हुआ, क्या आप हमें अपनी उम्र नहीं बताना चाहते? रूप कहती है, मेरी उम्र तो मैं 16 साल की होने वाली हूँ, पर इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, और आप ये काम कब से कर रहे हैं? रूप 4 उंगली दिखाती है, मीन्स 4 साल से। जाओ मन में कहता है, ये कितनी छोटी है तब से ये काम कर रही है, ये अभी भी बहुत भोली है। एंड ये कहते हैं वो स्माइल करता है। जो रूप होती है वो कहती है, मेरी जैसी और भी यहाँ पर बच्चा थी, वो सारी भाग चुकी है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, सारी भाग चुकी है? रूप कहती है, हाँ एक नीलम नाम की भी लड़की थी, वो बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, उसने मुझे बताया भी नहीं कि वो भागने वाली है, वो अचानक से गायब हो गई। पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो अब अपनी ज़िंदगी बस अच्छे से जी रही हो। एंड ये कहते ही रूप स्माइल करती है। फिर बाद में उसे ना वो चाय बना कर दे देती है। साजू से वो चाय पीता है एंड उसे ये चाय सच्ची में बहुत अच्छी लगी होती है, इसका स्वाद बहुत अच्छा था। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, रूप तुम्हें और क्या क्या काम करने आता है? रूप कहती है, मैंने सब सीख रखा है, खाना बनाना, नाचना, गाना, मोहित करना, मैं यहाँ की सबसे अच्छी रानी बनूंगी, देखना। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, रानी? जो अपनी रूप होती है वो कहती है, हाँ कोठों की रानी होती है, हमारे कोठों का राजा है ऋतिक नाम का। भैया काफ़ी अच्छे हैं पर थोड़े से गुस्सेल ज़रूर है। जब कोई गलती करता है तो भैया गुस्सा कर जाते हैं, पर भैया काफ़ी अच्छे हैं, पर वो किसी लड़की को यहाँ से जाने नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम पहले अपना पैसा चुकाओ फिर वहाँ से चले जाओ। पैसा भले तुम्हें किसी भी तरीके से चुकाना पड़े, तुम यहाँ पर काम भी कर सकते हो, पर तुम्हें पैसा चुकाना पड़ेगा। पर यहाँ पर इतने सारी लड़कियाँ हैं कि मुझे कोई काम ही नहीं मिला, इसलिए मैं फिर इसी लाइन में आ गई, क्योंकि मेरे चाचा ने मुझे बेच चू दिया था। जो साजिश होता है वो जब रूप की बातें सुन रहा होता है तो उसे बुरा लग रहा होता है, क्योंकि रूप छोटी है ना, इसलिए जाओ को अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो रूप के सर पर हाथ फेरता है और कहता है, मैं आशा करूँगा
कि तुम्हारी ज़िंदगी एक अच्छी राह में जाए। जो अपनी रूप होती है वो स्माइल कर रही होती है। अब काफ़ी देर बाद ना जाओ वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो आधे रास्ते में जाता है वैसे ही उसे फिर से अजीब लगने लगता है, फिर से वही बेचैनी। अभी जाओ जिसु बहुत तकलीफ़ झेल लेता है बट अब उससे ये अजीब सी बेचैनी सहा नहीं जा रहा था। सर ऐसा घूम रहा था कि वो अपने सर को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसके जो हेयर बैंड थे वो खुल गए होते हैं, लाइक हल्का सा, जिससे उसका बाल थोड़ा सा लूज़ हो गया होता है। उसके हाथों पर अचानक से निशान आ रहे होते हैं, जैसे कि उसको किसी ने तेज हाथ पकड़ा है। शरीर में भी हल्के फुल्के निशान हो रहे होते हैं। जाओ को बहुत ही पेन हो रहा होता है। फिर वो मेडिटेशन करता है एंड अपने पेन को कम करता है। जो जाओ जैसा होता है वो फिर बाद में अपने मन में ही कहता है, 7 किलो के दर्द की वजह से मुझे ये दर्द ज़्यादा नहीं लग रहा, पर ये उससे भी गंदा है, ये बहुत गंदा है। एंड ये कहते ही वो उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी वैन उसे देखता है तिरछी निगाहों से एंड वो अंदर की तरफ हो रहा होता है। जाओ स्माइल करता है और जंप करके खिड़की के अंदर आ जाता है। वैन कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ उतरते हुए कहता है, बस तुमसे मिलने आ गया। वैन उसको देख रहा होता है एंड वो जानता है कि वो कुछ देर पहले लड़की के पास गया था एंड उसकी हालत अभी ऐसी लग रही है ना कि वो अभी इंटीमेट होकर आया है। एंड ये उसका लुक बता रहा था और वो बोलता है, तुम उस लड़की के साथ गए थे ना? क्या करने गए थे? अभी जो अपना जाजू होता है वो समझ जाता है कि वैन वही सब सोच रहा है, इसलिए जाओ स्माइल करते हुए वैन के पास आते हुए कहता है, अब तुम्हें बोल कर बताऊँ या फिर करके? वैन कहता है, क्या मतलब? जाओ अब अपने रिबन को फटाफट खोलता है एंड वैन के हाथों पे बांध कर उसे दीवार पर पुश कर दिया होता है। जो वैन होता है वो जैसे ही ये फील करता है उसके दिल में अजीब सा कुछ होता है एंड वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उससे एक डेजा वू जैसा दिखाई दे रहा होता है। अभी जो अपना जाओ होता है वो मन में कहता है, याद करो लावेन, ये तुम ही बदमाश हो जो मेरे साथ ऐसा किया करते थे। एंड ये कहते ही वो उसकी तरफ देख रहा होता है। अभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एंड ये तब का सीन है जब जाओ जिसू ने अपना फेस रिवील कर दिया होता है और अपना जाओ जिसू और वैन केजिंग एक ही साथ में नहीं रह रहे होते हैं अपने होटल में ही। ये वही वाला सीन है। अपना जाओ जो विंडो के पास खड़ा हुआ था वो वैन को देखता है एंड फिर बाद में अंदर चला जाता है। तभी वैन विंडो के थ्रू अंदर आ जाता है और अपने पाँव को फोल्ड किया हुआ था। जाओ ये देखते हुए कहता है, कहाँ से आए हो तुम? एंड अभी वैन का भी लुक थोड़ा अजीब ही लग रहा होता है, जैसे कि वो किसी के साथ इंटीमेट होकर आया है। वैन स्माइल करता हुए आगे जाते हुए कहता है, मास्टर सू, आपको बहुत जानना है कि मैं क्या करके आया हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं क्या करके आया हूँ? और ये कहते ही वो अपने जाओ के करीब आ गया होता है। जाओ अपनी नज़रें झुकाता है और कहता है, मुझे क्या पता। एंड ये कहते ही जाने लगता है। तभी वैन उसे पकड़ता है, अपने बालों के रिबन को उसके हाथ पर बांधकर उसे दीवार पर पुश करते हुए कहता है, तो क्या मैं बताऊँ मास्टर सू कि मैं क्या करके आया हूँ? एंड ये कहते ही उसके फेस के करीब चला जाता है। तभी जाहू उसे थोड़ा सा ना पुश करता है एंड वैन स्माइल करते हुए कहता है, मास्टर सू आप इतना फिक्र मत कीजिए, आपका लावन सिर्फ आपका है। मैं तो बस थोड़ा सा प्रयास करके आया था और कुछ नहीं। एंड ये कहते ही जो अपना वैन है वो स्माइल करने लगता है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वैन जाओ को सीधा धक्का देते हुए कहता है, तुम जो करके आओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे कमरे से निकलो। जाओ कहता है, हाय ये आपका गुस्सा मुझे आपके और करीब आने पे मजबूर करता है। जो अपना वैन होता है वो जाओ के सीधा गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें मारना ही चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मुझे दिखे तो मैं तुम्हें मार दूँगा, पर मेरी किस्मत ऐसी है अभी
वैन सेंटेंस कंप्लीट करे उससे पहले जाओ कहता है कि ना तुम थूक सकते हो ना ही निगल सकते हो। जो अपना वैन होता है वो उसे छोड़ता है और कहता है अपने कमरे में जाओ, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है और राह पे निकलना है। कल हम आराम नहीं करेंगे, चाहे रात भी हो जाए हम चलते रहेंगे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुम्हारे साथ तो मैं पूरा ज़िंदगी भर चलता रहूं मेरे प्यारे लव वैन। जो अपना वैन होता है वो एकदम अजीब सा फेस बनाता है कि फिर से मेरे प्यारे लव वैन। उसे तो गुस्सा आ रहा होता है बट वो करे ही क्या। अभी ना अचानक से अपने जाओ के चेस्ट पे दर्द होता है एंड वो अपने दिल पर हाथ चेस्ट पर हाथ रख लिया होता है। वैन उसे देखने लगता है। जाओ जिसू की आँखें फिर से ग्रे हो रही होती है। वो अपनी आँखों को पकड़ा हुआ था बट उसकी हल्की सी जो आँखें दिख रही होती है वो वैन देखकर हैरान था। उसकी ग्रे आइज़ एंड वो उस पर ही जैसे स्टक हो गया हो। जो अपना जाओ जिसू होता है उसके कानों में अजीब सी आवाज़ आने लगती है। तभी रूप की आवाज़ आती है जो चिल्ला रही होती है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है रूप, एंड ये कहते ही वो भागने लगता है एंड जाओ को बहुत दर्द हो रहा होता है। वैन को समझ नहीं आता बट वो भी अपना तलवार लेकर भाग रहा होता है। वो काफ़ी आगे तक आता है एंड रूप के गेट पर चला जाता है और देखता है कि रूप हल्की हल्की पत्थर बन रही है। उसका एक हाथ पूरा पत्थर में कन्वर्ट हो चुका है। जाओ जैसो फटाफट उसका वो हाथ कट कर देता है। रूप की बहुत ज़्यादा खून निकल रही होती है एंड जाओ जैसो फिर उस खून को ब्लॉक कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कौन था यहाँ पर, कौन था। जो रूप होती है वो कहती है वो एंड ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हुआ होता है। अभी वैन वहाँ पर आता है एंड ये देखकर वो भी हैरान था। वो फटाफट अपने रूप के हाथों को टाई करने लगता है। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है मैं आगे देख कर आता हूँ, तुम इसे संभालो। जो अपना वैन होता है वो हमें से हिलाता है। जाओ जिसू बाहर निकलने लगता है एंड वो बहुत ही तेज़ भाग रहा होता है। तभी उसकी टकराहट ऋत्विक से हो जाती है, लाइक ऋत्विक नहीं ऋतिक से। जो ऋतिक होता है वो कहता है जाओ तुम यहाँ वहाँ क्यों भाग रहे हो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुमने यहाँ पे किसी को भागते हुए देखा जो अजीब सा चल रहा हो। ऋतिक कहता है मैंने किसी को भागते हुए नहीं देखा है, क्यों क्या हुआ। जो जाओ होता है वो कहता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एंड ये कहते ही वो अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था। तभी वो अपने ऋतिक को देखता है एंड उसको ना वो थोड़ा सा स्टक कर रहा होता है। ऋतिक कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जो अपना जाओ होता है वो ऋतिक के ऐसे ना पेट पर हाथ डालने ही वाला था। तभी ऋतिक उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम मुझे छू क्यों रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। जो जाजसू होता है वो जैसे ही ऋतिक का हाथ अपने हाथ पर फील करता है वो फटाफट अपने तलवार से ऋतिक का हाथ कट कर देता है। जो ऋतिक होता है उसका ब्लड लॉस्ट हो रहा होता है एंड कह रहा होता है क्या तुम पागल हो चुके हो। जो जाजसू होता है वो कहता है तुम पत्थर हो, है ना। जो ऋतिक होता है वो अपने हाथों को ही पकड़ा हुआ था एंड कहता है पत्थर, ये क्या है, तुम सच्ची में पागल हो चुके हो क्या। एंड वो थोड़ा सा चिल्ला रहा होता है पर जाजसू सुन ही नहीं रहा होता है। रहम बिल्कुल नहीं, वो भी तलवार को लेकर सीधा खड़ा था। जो ऋतिक होता है वो कहता है तुम पागल हो चुके हो क्या लड़के, मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने दिया, मैंने तुमसे पैसे भी नहीं लेने वाला था और तुम मेरा हाथ काट रहे हो, सच्ची में तुम पागल हो। बट जाओ जैसे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। ऋतिक ऐसे ही बोल रहा होता है। फिर बाद में ऋतिक बोलता है समझदार लड़के, आखिरकार कौन हो तुम, मुझे पहचाना कैसे कि मैं पत्थर हूँ। एंड ये कहते ही ऋतिक उठता है, अपना ड्रेस हटाता है और कहता है हाँ लड़के बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो तुम। अभी ऋतिक का पेट ना पूरा स्टोन से बना हुआ था। जो जाजसू होता है वो कहता है यहाँ की लड़कियाँ गायब नहीं हो रही, तुम उसे पत्थर बना रहे हो। ऋतिक कहता है हाँ मैं यहाँ की बच्चियों को ले रहा हूँ ताकि सबको लगे कि वो भाग गए हैं, पर बच्चियों को लेने के बाद मैं जल्दी इंसान नहीं बन जाता। हाँ रूप
अभी तक पत्थर नहीं बनी, तभी तो मेरा पेट ऐसा है। रूप मेरी आखिरी शिकार होने वाली थी, पर वो आखिरी शिकार नहीं बन पाई। फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें शिकार बनाऊं, पर मेरा मैजिक तुम पर काम नहीं किया। आखिरकार तू है कौन लड़के? जो जैसे होता है अपनी तलवार को एकदम टाइट पकड़ते हुए कहता है, सोच लो कि तुम्हारी मौत। एंड ये कहते ही वो अपने ऋतिक से लड़ने लगता है। एंड ऋतिक उससे लड़ रहा होता है। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ फाइटिंग स्टार्ट हो गई होती है। एंड वो जंगल साइड एरिया में थोड़े चले गए होते हैं, लाइक वो कोठे से बाहर चले गए थे। वैन केसिंग जो अपनी रूप होता है उसे अच्छे से एक जगह पर लेटा देता है और उसकी अच्छी खासी पट्टी कर दिया होता है। वैन उस लड़की को देखते हुए कहता है, माफ़ करना लड़की, मुझे जाना पड़ेगा। एंड ये कहते ही वो आगे की तरफ भाग रहा होता है और सोच रहा होता है कि जाओ कहीं पत्थर ना बन जाए। वो जाओ की अभी स्टैमिना ढंग से जानता नहीं है, इसलिए वो बस भाग रहा होता है। उसकी ग्रे आइज़ के बारे में सोच रहा होता है। एंड वो थोड़े आगे की तरफ जाता है, बट उसे कोई नहीं दिखाई देता, क्योंकि जाओ और ऋतिक तो जंगल में चले गए हैं। जाओ और ऋतिक अभी भी ऐसी ही फाइटिंग कर रहे होते हैं। एंड ऋतिक कह रहा होता है, तुम मेरे से लड़ते लड़ते थक जाओगे, पर मुझे मार नहीं पाओगे। हमें मारना इतना आसान नहीं, हमें बस मालिक मार सकते थे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, ये मालिक कौन है? वो लड़का कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या मैं पागल हूँ? क्या मेरे सर पे कुछ लिखा हुआ है लड़के? एंड ये कहते ही वो वापस से अपना फाइट बैक कर रहा होता है। जाओ जैसे मन में ही कहता है, मैं इससे लड़ना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वैन को यहाँ पर आना पड़े। मैं इससे हराना चाहता हूँ, पर कैसे हराऊँ? ये मालिक कौन है? मुझे ये जिंदा चाहिए ताकि ये इन पत्थरों के बारे में कुछ बता सके। आखिरकार ये उन जैसा ही तो है। एंड ये कहते ही वो बहुत अच्छे से फाइट कर रहा होता है। जो अपना ऋतिक होता है वो अभी जाओ से लड़ रहा होता है, जैसे कि उसे टीज कर रहा हो। वो कह रहा होता है, अगर मैं रूप को भी छू लेता तो वो मेरी 20वीं बच्ची होती। उससे पहले सोना, नीलम, मीना, कीरा, इतनी सारी लड़कियों को मैंने पत्थर बनाया था। हाय, वो आज सड़ रही होगी कहीं पर। कोई उन्हें तोड़ देगा एक स्टैचू समझकर। एंड ये कहते ही वो हंस रहा होता है एंड अपने जाव को गुस्सा आ रहा होता है। एंड वो उससे लड़ रहा था। वो इमोशनल लेस होकर लड़ना चाहता है, बट अब वो इमोशनल लेस पर्सन नहीं रहा, क्योंकि अब वो विंडोज ऑफ हेवन में नहीं है, वो एक इंसान है। जैसे दर्द फील होता है एंड वो दूसरों का भी दर्द फील कर सकता है। इंसानियत यही तो होती है। ज़्यादा से लड़ रहा होता है, रूप के बारे में सोच रहा होता है। रूप की वो मुस्कान एंड रूप का वो एक हाथ जो कटा है, उससे उसको बहुत ट्रबल मिल सकता है, क्योंकि रूप वैसे भी छोटी है। जाओ सोचा था कि उसे वो कहीं पर काम पे रखेगा, बट अब उसका एक हाथ नहीं है, तो उसे काम पर भी रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। पर जाजिसो अभी ये सब अपने दिमाग पे हैवी ना होते हुए उस पर्सन से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लाइक ऋतिक से। बट ऋतिक से जीतना बहुत ही ज़्यादा उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जो ऋतिक होता है फिर बाद में सीधा उसके फेस पर एक कट दे देता है, उसकी आंखों से नीचे होते हुए, लाइक उसकी आंखों के नीचे वो कट लगा है एंड वहाँ से सीधा उसके नाक पर भी हुआ है। लाइक वो पूरे फेस पर एक सीधा कट दे दिया है जो उसकी आंखों के बस थोड़े ही नीचे है। जाओ जैसे कि ब्लड निकल रहे होते हैं एंड वो उसे पकड़ा हुआ था लाइक अपने फेस को, बट वो उतना फोकस नहीं करता एंड फिर से लड़ने लगता है। ऋतिक कहता है, लड़ाई में बहुत अच्छा है लड़के। अब ये जावजी से होता है अपने 4 सीजन मैनर के ट्रिक यूज़ कर रहा होता है, जिससे ऋतिक इम्प्रेस होता है एंड जावजी से उस पर हैवी पड़ रहा होता है। बट ऋतिक को हराना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था। जो ऋतिक होता है वो कहता है, मैं अपने समय का एक बहुत अच्छा योद्धा रह चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तू मुझे हरा पाएगा। पुरानी कला और अब की कला में फ़र्क है। ये मूर्ख इंसान पुरानी कला को अच्छा बनाने की जगह उसे ख़राब बनाते जा रहे हैं, तो मेरे से मेरी कला में कोई नहीं जीत सकता। एंड वो अपनी बहुत ब्यूटीफुल सी एक मूव दिखाता है, जिसमें वो अपनी बॉडी को ऐसे मूव कर रहा होता है जैसे कि वो कितना फ्लेक्सिबल है, लाइक वो कैसे भी अपने शरीर को मोड़ सकता है। बट वो अपने पेट को फिर भी स्टिल नहीं मोड़ पा रहा है, क्योंकि उसका पेट अभी भी पत्थर बना हुआ है। जाओ जिसको उसका वो वीक पॉइंट तो लग रहा होता है, बट
कुछ मतलब है, कुछ हो पाएगा क्या? वो उसके शरीर में कट दे रहा है जहाँ से खून निकल तो रहा है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसने उसका हाथ तो काट दिया था। मीन्स अगर कोई पूरा पत्थर हो तभी हम उसे चोट नहीं पहुँचा सकते हैं जल्दी। उसका हाथ कटा बट उसे चोट नहीं लगा, उतना कुछ नहीं हुआ है, वो अभी भी स्टिल लड़ रहा है। उसकी वो जो वूंड थी बहुत जल्दी हील भी हो रही होती है। इवन ऐसा लग रहा था कि वो अपने हाथ को वापस से जनरेट कर लेगा, जिससे जाओ बहुत ही ज़्यादा हैरान लग रहा था। मीन्स अगर इससे कोई ज़्यादा पावरफुल इंसान हो तो अगर उसके हाथ भी वो काट दे तो वो क्या फिर से जनरेट कर लेगा? जाओ जैसे कि अपनी पूरी उम्मीद तोड़ चुका था। जाओ नीज़ पर बैठ गया था एंड अब उससे नहीं लड़ा जा रहा। वो कितने घंटे लड़ेगा? पर जाओ फिर से उठने की कोशिश कर रहा था, बट वो पर्सन उसके पेट में चाकू स्टैप कर देता है एंड कहता है मेरे पास चाकू था, फिर मैंने सोचा कि इसको यूज़ ना करूं, पर अब लगता है कि यूज़ करके जल्दी काम ख़त्म करता हूं। मैं तुम में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे छूने से भी पत्थर नहीं बने। आखिरकार ऐसा क्यों? तुम पत्थर नहीं बन सकते हो, पर तुम्हारे चेहरे की चोट जो अभी तक हील नहीं हुई वो ये बताता है कि तुम एक मामूली इंसान हो जिसका मैं गला दबाकर उसे मार सकता हूँ। तुम तो अभी हिल भी नहीं सकते बच्चे, क्या करोगे तुम? एंड ये कहते ही वो उसके गले को पकड़ा हुआ था एंड जाओ अपनी आंखें बंद किया था क्योंकि वो सच्ची में कुछ नहीं कर पा रहा था। वो उठने की कोशिश करता बट उसका शरीर जवाब दे दिया था। वो उठ भी नहीं पा रहा था। क्या ये जाओ का अंत है? जाओ यही सोच रहा होता है तभी उसे कुछ फील होता है एंड उसका फेस पूरा ब्लडी हो गया होता है। अभी उस पर्सन के इतने खून किसी ने निकाले, उसका जो चेस्ट है ना वो हाफ काट दिया गया है, जो उसका एक हाथ था उसे काट दिया गया है साइड से एंड जैसे कि उसका गला भी अलग होने वाला हो, बट वो हुआ नहीं है। अभी जो अपना जाओ है वो कहता है लावेन, पर वो सामने देखता है तो लावेन नहीं है। एक औरत खड़ी है जिसने अलग तरीके के वस्त्र पहने हैं जो यहाँ की औरतें अक्सर पहना करती हैं, मीन्स साड़ी। वो जो साड़ी है वो रेड कलर की है एंड उसकी आँखें ये कुछ अलग है। जो जासूस होता है वो बस उसे ही देख रहा होता है। ऋतिक कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जो वो लड़की होती है वो अपने वेपन को लेते हुए कहती है अगर तुम नाम खराब करोगे तो यही किया जाएगा। एंड ये कहते ही उसके गले पे वार करने वाला था, बट वो ऋतिक कहता है मैं नाम खराब कर रहा हूँ? नाम किसने खराब किया? हम मालिक के लिए क्यों जिए? वो तो अब है ही नहीं, हमने अपनी। एंड वो कुछ कहे उससे पहले वो लड़की उसका गला काट देती है और कहती है मालिक के बारे में एक शब्द नहीं। एंड उसका गला कटते ही वो वैनिश हो रहा होता है। मीन्स इस लड़की ने एक स्ट्रोक में उसे मार दिया। ये पहले भी मार सकती थी पर शायद वो उसे उस समय नहीं मारना चाहती थी। अभी जो वो लड़की होती है वो जा रही होती है पर जाओ को उससे भी बहुत अजीब सी एक वाइब आ रही है। ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव वो नहीं जानता, बट वो कहता है रुको, कौन हो तुम? अभी जो वो लड़की होती है वो ऐसे पलटती है और कहती है मेरे बारे में ना जानो लड़के तो सही है, और तुम सोचना मत इंसान कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये ऋतिक धोखेबाज था, गलत कर रहा था इसलिए बस उसे मारा गया है, नहीं तो मैं इंसानों को जड़ से ख़त्म कर देना चाहती हूँ। वो घृणा से भरे इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। एंड उसकी वॉइस जो थी ऐसा लग रहा था कि कोई शेर दहाड़ रहा हो। एंड वो लड़की फिर सीधा जाने लगती है एंड लिटरली में उसका जो ओरा था ना वो एक शेर जैसा था कि कोई शेरनी उसके सामने चल कर आई है। इस लड़की का एक चेहरा एक लुक जाओ को फील दिला दिया होता है कि ये है स्ट्रॉन्ग, इसमें है कुछ तो बात है। उसकी आँखें जो येलो थी एंड एकदम लॉयन जैसी फील दिला रही होती है। वो लड़की की चाल एंड जो बेस था वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। जाजू बट अभी स्टिल नहीं उठ पा रहा था, उसकी पूरी खून निकल रही थी क्योंकि उससे स्टैब किया गया है, उसके चेहरे से खून निकल रहा है। वो खांसने लगता है एंड वो उठकर थोड़ा चल रहा होता है बट वो चल भी नहीं पा रहा था। अभी वो जैसे गिरने वाला है बट वो किसी के बाहों में गिर जाता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है लावेन,
तुम हो। और यस, वो अपना वैन ही था जो भागते भागते यहाँ पर आया होता है। जाओ की हालत देखकर कहता है तुम सही हो, उसका क्या हुआ, क्या तुमने उसे मार डाला? जो जाजूसू होता है वो ना में सिर हिलाता है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है तो किसने? जाओ कुछ कहे उससे पहले उसके मुंह से खून निकलने लगता है एंड वो खून की उल्टी सीधा वैन पर ही गई होती है। वैन कहता है कुछ मत बोलो एंड ये कहते ही उसे उठा कर ले जाने लगता है और वो उसे पिगी राइड दे रहा है। एंड जाओ जिसो उसके कंधे पर ही सोया हुआ है, आंखें बंद किया हुआ है और मन में कह रहा है मैं कितना कमज़ोर हूँ। अगर इससे भी शक्तिशाली इंसान मेरे सामने आ गया तो मैं कैसे लड़ूंगा मैं? क्या मैं अपने लवन को बचा पाऊंगा? मैं फिर से उसे नहीं खोना चाहता। एंड ये कहते ही वो अपने फेस को अपने वैन के फेस से टच कर लिया होता है एंड जाओ की आंखों की आंसू वैन पर फील हो रही है, बट वो ब्लड इतना भरा हुआ है कि उसके चेहरे पे कि समझ में नहीं आ रहा कि ये आंसू है या फिर ब्लड है, बट उसे ऐसा लग तो रहा होता है कि ये रो रहा है। वैन मन में कहता है ये कितना ताकतवर है, इतना लड़ने के बाद भी खड़ा है, क्या मैं इसके ताकत का मुकाबला कभी कर पाऊँगा? ये सच्ची में बहुत ताकतवर है। एंड वो उसे ऐसे ही ले जा रहा होता है। यहाँ पर अपना जाजूसू सोच रहा है कि वो ताकतवर नहीं है, वहीं पर वैन उसे ताकतवर मानकर उससे कंपेयर कर रहा है, क्या उसकी तरह वो कभी लड़ पाएगा? एंड वैन फिर उसे कमरे में ले जाता है एंड उससे पट्टी पट्टी कर रहा होता है। जाओ की आंखें बंद हैं। वैन जैसे ही उसके इस कपड़े खोलता है, क्योंकि उसको चोट तो लगी हुई है ना, तभी वो 7 नेल्स देखता है। अब नेल्स तो चले गए हैं बट निशान जाना मुश्किल होता है। वो उसका निशान टच कर रहा होता है एंड उसे इतना अजीब लग रहा होता है, बट वो निशान उसके दिल में दर्द दे रहा होता है बहुत ज़्यादा। एंड वो अपने दिल को पकड़ लेता है, मन में कहता है ये इंसान जब भी मेरे पास होता है मुझे ऐसे अलग अलग एहसास क्यों होता है? ये इसके चोट मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, ये तो कितने पुराने चोट हैं, फिर भी ये मुझे तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं? और वो एक बाउल में पानी भर कर उसके शरीर को साफ़ कर रहा होता है। वो उसको अच्छे से पट्टी वट्टी करके वहीं पर बैठ गया होता है। बैठे बैठे उसको नींद भी आ गई होती है। जब वो सो रहा होता है तो वो ब्लैक शैडो उसके पास आ रहे होते हैं, पर जाओ नींद में ही लवन कह देता है, जिस वजह से जाजूसू की नींद खुल जाती है और वह गहरी गहरी ब्रीथ लेने लगता है। उसे बहुत गर्मी हो रही होती है। वो अपने जाओ को देखता है एंड बाहर देखता है तो मॉर्निंग हो भी गई थी। जाओ की फिर खुद नींद खुल जाती है। वैन उसके लिए बाद में काढ़ा लेकर आया हुआ था। जाजूसू वो काढ़ा पीता है और उसे शुक्रिया कहता है। वैन उसे आंसर ही नहीं देता। जाजूसू फिर नीचे जाता है, तभी वहाँ पर अपनी रूप आती है जो जाओ को हक कर लेती है। जाओ कहता है रूप तुम ठीक हो? जो रूप होती है वो कहती है शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। अभी रूप जाओ के बहुत करीब थी। वैन ये देख रहा होता है, वो तो समझता है ना कि जाजूसू कल उसके साथ ही सो कर आया था। अभी जो अपना वैन होता है वो अजीब डिस्गस्टिंग सा फेस बना रहा होता है। जाओ वैन को देखता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ? वैन कहता है शर्म नहीं आता एक बच्ची के साथ सोते हुए? जाओ कहता है क्या? जो वैन होता है वो कहता है किसी बड़ी लड़की के साथ नहीं सो सकते, बच्ची थी ये, पता नहीं कैसे घटिया इंसान हो तुम। जाओ के दिल पे जैसे तीर लग रहा होता है। घटिया, बदतमीज, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो कहाँ सोया हूँ उसके साथ। जाओ को ये कहने का मन हो रहा था बट उसके अल्फाज रुक जाती है। जो अपना रूप होती है वो जाओ का हाथ पकड़ते हुए कहती है शुक्रिया, आप सच्ची में बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी जान बचाई। कल आपने मुझे 4 चांदी के सिक्के दिए, फिर भी आपने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। आप सच्ची में एक अच्छे इंसान हैं। अब ना वैन ये सुनते ही रूप से कहता है इसने कुछ नहीं किया। जो वो लड़की होती है हाँ में सर हिलाती है। जाओ की आंखें ऐसी थी कि देखो मैंने कुछ नहीं किया, तुमने ही मुझे गलत समझा। एंड वैन की आंखें ऐसी थी कि हाँ मैं क्या करूँ तो। एंड दोनों की आइज़ एक दूसरे से डिफरेंट हो गई थी। तभी वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है रूप। एंड ये कहते ही उसे भागते भागते गले लगा लेती है। अभी जो अपनी रूप होती है वो कहती है नील
बहुत सारी लड़कियां थी, वे सारी लड़कियां पत्थर बनी हुई थी। जिसने ऋतिक का शिकार किया था ये वही लड़कियां थी जो अपनी नीलम होती है वो कहती है, यार पता है मेरे साथ क्या हुआ, ऋतिक उनने मेरा हाथ पकड़ा और मैं धीरे धीरे पत्थर बनने लग गई। फिर मुझे कुछ याद नहीं, मेरी कल रात को आंखें खुली तो मैं रास्ता ढूंढ रही थी, मैं भटक गई थी पर मैं फाइनली तुझसे मिल गई, फाइनली। एंड ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ी हुई थी। अभी सारी लड़कियों की यही कहानी थी एंड जाओ हैरान था कि ये वापस से नॉर्मल इंसान बन गए। मीन्स अगर जो इंसान ने पत्थर बना रहा है अगर उस इंसान को मार दिया जाए, जैसे कि ऋतिक ने इन लोगों को पत्थर बनाया, अब ऋतिक मर गया तो ये सारे वापस नॉर्मल ह्यूमन बन गए। ये कमाल की बात है। जाओ जिससे को कुछ नया जानने को मिला था, वो अब अफसोस कर रहा था कि क्यों आखिरकार उसने अपनी रूप की हाथ काटी। अगर उसने हाथ नहीं काटी होती तो वो भी नॉर्मल इंसान बनती। एंड यही सोचकर वो वापस से डिसअपॉइंट हो जाता है। वैन कहता है तुमने गलत नहीं किया, तुमने उसकी जान बचाई, हमें नहीं पता था, अगर हम ये नहीं करते उस समय तो हमें शर्म आना चाहिए था। जाओ जिसु वैन की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, शुक्रिया लवन मुझे समझने के लिए। वैन कहता है मैं तुम्हें कोई समझ नहीं रहा हूँ। एंड ये कहते ही अपनी आइज़ को रोल कर लेता है एंड अपना जाओ स्माइल कर रहा होता है। अभी ना हमें महल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। अपनी चंद्रिका बहुत ही गुस्से में थी। विजय कह रहा होता है चंद्रिका शांत हो जाइए। जो चंद्रिका होती है वो कहती है मोहिनी मिल नहीं रही है, वो सुबह से नहीं मिल रही, कल भी वो उदास थी, किसने क्या कहा है उसे। जो अपना विजय होता है वो कहता है सेवक ढूंढ रहे हैं। जो अपनी चंद्रिका होती है वो कहती है कुछ हुआ है क्या, मुझे बताइए मुझे बताइए। जो अपना विजय होता है वो शांत था बट कह देता है कल की बात है। एंड वो कहता है शायद मोहिनी ने ये सब बातें सुन ली और उससे बुरा लगा और वो यहाँ से चली गई हो। जो अपनी चंद्रिका होती है वो कहती है अंश। एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी एंड वो गुस्से में ही जा रही होती। विजय कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है हो ये जरूरी नहीं ना, रुक जाइए चंद्रिका रुक जाइए, गुस्सा मत कीजिए। पर चंद्रिका जब गुस्सा हो जाए तो बस उसका गुस्सा कोई नहीं रोक सकता। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि वो कल मोहिनी को उदास देख रही थी बट उसे लग रहा था कि वो अपने पेरेंट्स की वजह से ही उदास है। मोहिनी कल ढंग से बात भी नहीं कर रही थी। चंद्रिका भी इन सब चीज़ों में इतनी बिजी थी कि वो ढंग से पूछ नहीं पाई एंड वो अब उससे मिल नहीं रही है। माहौल ख़राब हो चुका है। इतने ख़राब माहौल में वो कहाँ जाएगी, कहीं दानव ने उसे पकड़ लिया तो। अभी हमें अंश को दिखाया जाता है। अंश जो बैठा हुआ था तभी उससे एक लेटर मिलता है। वो सोचता है ये लेटर यहाँ पे क्या कर रहा है। लेटर खोलता है तो वो अपनी रूपमती का ही लेटर था जिसमें वो लिखी हुई थी, मैं जानती हूँ कि मेरी शादी आप पर बोझ बन चुकी है पर मैंने कभी आपसे मुकावे का नहीं कहा। आपने जब मेरे से शादी का बोला मैंने हाथों हाथ स्वीकार कर लिया था। वैसे मेरी मर्जी नहीं थी पर मैं अपनी किस्मत सोचकर आपसे प्यार करने लग गई। आप मेरे से नहीं करते, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। आप मेरे से प्यार ना करें चलेगा, आप मेरे से बात ना करें चलेगा, आप मुझे नज़रअंदाज करें चलेगा, पर आप मुझसे नफ़रत करें ये नहीं चलेगा। आपको मेरे रहने से तकलीफ़ है ना, मैं आपकी नज़रों से बहुत दूर जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दूर। आप अपने प्रेम के साथ खुश रहिएगा और कृपया मेरे से नफ़रत मत कीजिएगा क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी पर आपकी नफ़रत मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। अभी रूप का ये मैसेज देखकर अपना अंश हैरान था। उसे तो पता ही नहीं था कि रूप गई है। हरदम मज़ा वो उसने देखा था बट वो इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर चंद्रिका आती है एंड वो अपना अंश लेटर को आगे पीछे करे उससे पहले चंद्रिका उसके हाथ से लेटर ही ले लेती है। मोहिनी का लेटर पढ़ते हुए उसे इतना गुस्सा आता है। विजय कहता है चंद्रिका, जो चंद्रिका होती है वो लेटर उनके मुंह पर रखते हुए कहती है अभी भी आपको लगता है कि मुझे मेरा गुस्सा शांत कर लेना चाहिए। जो अपना अंश होता है वो कहता है मेरी गलती नहीं है माँ, वो गई तो उसमें मेरी क्या गलती। जो अपनी चंद्रिका होती है वो कहती है तुम्हारी तो कुछ गलती नहीं है ना, तुम्हारी क्या गलती होती है, शादी के बाद भी तुम्हें किसी और से प्रेम हो गया, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा दिल प्यार कर बैठा, इतनी घटिया हरकत करते जा रहे हो, तुम्हारी क्या गलती है।
पता है राजा के नाम पर कलंक हो तुम। जो अपना अंश होता है वो कहता है अच्छा माँ, मैं कलंक हूँ, मैं कलंक हूँ। आप चाहते हैं कि मैं अपनी योग्यता साबित करूं? कैसे साबित करूं? उस लड़की से शादी करके? नहीं, मुकलावा करके। जो अपनी चंद्रिका होती है वो कहती है बीबी है तुम्हारी। जो अंश होता है वो कहता है नहीं चाहिए ये बीबी। आपको पता है माँ आप कर क्या रहे हैं? शादी को मेरे पे थोप रहे हैं, जिस वजह से ना मैं खुश रह पाऊंगा ना ही आपकी प्यारी सी मोहिनी। समझ नहीं आता मोहिनी को आप इतना पसंद क्यों करते हैं? बेटा तो मैं हूँ ना आपका, तो मोहिनी 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 क्यों? मैं हूँ आपका बेटा, मेरे पे ध्यान दो, उस मोहिनी पे नहीं। आपको मेरी खुशियों में बिल्कुल नहीं पड़ी है। अभी जॉन था उसकी वॉइस थोड़ी सी लाउड थी। अपनी चंद्रिका को इस बात का कोई गुस्सा नहीं था कि उसकी बेटी की वॉइस लाउड है, बट क्या उसकी फिक्र नहीं करती? ये नॉनसेंस क्या है? जो विजय होता है वो जानता है कि चंद्रिका बोलेगी तो फटेगी, सच वो बात को संभालने का सोचता है, पर जो चंद्रिका होती है वो विजय को रोकते हुए अंश को सीधा थप्पड़ मार देती है। अंश देखता है चंद्रिका की तरफ और कहती है मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया कभी, कभी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, क्योंकि तुम मेरे बेटे थे। पर अब मतलब नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ मोहिनी से प्यार करती हूँ। अरे मोहिनी ने अपना परिवार खोया है, माँ बाप खो दिए। कैसा लगता है जब जहर खाना पड़ता है? बताओ कितने मुश्किल से दूसरे आने का यहाँ पर मौका मिला। सब कुछ खो के वो यहाँ पर आई थी, किसके भरोसे? तेरे भरोसे, क्योंकि तू उसका पति था। क्या उससे अच्छे रिश्ते नहीं मिलते? नहीं मिलते क्या? वो सारे रिश्तों को ठुकराती आई है, किसकी वजह से? तेरे वजह से। और तू क्या कह रहा है कि मोहिनी तेरे लिए सर दर्द है? अरे अगर वो ना होती तो मैं तुझे कब का महल से निकाल दी होती। तुझे क्या लगता है मैं शरद के साथ तुझे देखकर चुप थी? मैं चुप रह सकती हूँ? क्यों थी? मोहिनी की वजह से। मोहिनी तुझे आज तक बचाती आई है और अब तुझे वो लड़की चुभ रही है तेरी आंखों में। अरे तूने तो अपनी दोस्ती की भी मान नहीं रखी। एक ऐसी लड़की जिसने हाल ही में अपना परिवार खो रखा है, उसके लिए तू ऐसे शब्द यूज कर रहा है, ऐसे शब्द? क्या शर्म नहीं आता तुझे? तू राजा है, मुझे नहीं लगता कि तू किसी भी तरीके से राजा बन सकता है। मैं आज ही तुझे अपने राज्य से निकालती हूँ, तो इस राज्य में रहने के योग्य नहीं, ये याद रखना। जो विजय होता है वो कहता है चंद्रिका ये क्या कर रही हो? जो अपनी चंद्रिका होती है वो इशारा करती है और कहती है शांत हो जाइए। हंस, राज्य से निकल जाओ, मैं तुम्हें धिक्कारती हूँ। तुम इस महल के, इस प्रजा के महाराज कभी नहीं बन सकते हो। मैंने तुम्हें धिक्कार दिया है, तो निकल जाओ यहाँ से। अभी जॉन सोता है, उसकी आंखों में आंसू था एंड वो कहता है अब मुझे धिक्कार दिया माँ। जो अपनी चंद्रिका होती है वो कहती है महारानी चंद्रिका, माँ नहीं हूँ मैं तुम्हारी, ये याद रखना। अभी जो अपना अंश होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है और वो रोने लगता है बेड पर बैठकर। विजय का दिल तो कोमल हो जाता है, बट चंद्रिका वहाँ से जाने लगती है। विजय क्या करे, चंद्रिका के पीछे जाए या फिर अपने अंश को संभाले? वो अंश को ही संभालने लगता है। अंश अपने पापा के गले लगकर रो रहा था। चंद्रिका वहाँ से चली जाती है और जैसे ही जाती है वो अपने गाल पर थप्पड़ मारती है। वो अपने जीभ को ना काट रही होती है कि उसने अपने बेटे को ये बोला, बट ज़रूरी है। वो सोच समझ नहीं रहा है। मोहिनी चली गई है, एक टूटी हुई लड़की। वो ताकतवर नहीं है, वो युद्ध कला नहीं जानती है। माहौल ऐसा है, उसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। एक बार भी नहीं कहा कि वो मोहिनी को लाएगा। मोहिनी को बहुत मानती है चंद्रिका, उसकी बहन जैसी दोस्त की बेटी है। लाइक अपनी बहन की बेटी को कोई चोट पहुंचाना चाहेगा क्या? देखना चाहेगा कि वो किसी ट्रबल में हो? बिल्कुल नहीं। चंद्रिका अपने कमरे में जाकर रोने लगती है, बट वो कुछ कर नहीं सकती है। अंश अब उसके हाथों में नहीं आने वाला है। उससे अब बहुत ज़्यादा कठोर बनकर समझाना पड़ेगा। वो तो अपनी तलवार वापस पाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वो खुद को साबित ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे तो लगता है कि उसकी माँ के सामने वो तभी खुद को साबित कर पाएगा जब मोहिनी से शादी करेगा।
ऐसा नहीं है, पर उसे अपनी ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए। राज्य में इतना कुछ हो रहा था, बट वो एक पल भी अपनी माँ से ये नहीं कहा कि माँ हमें कुछ करना चाहिए। वो सब कुछ अपनी माँ के हवाले छोड़ दिया। माना उसकी माँ सब कुछ कर सकती है, बट उसने एक बार ये सोचा भी नहीं। इवन उसने कभी वहाँ पर जाने का नहीं कहा कि वो अब इस चीज़ के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। जब उसके लिए उसका सरहद जाने वाला था तब वो हाँ बोला। इससे पहले कभी उसने ये फैसला क्यों नहीं उठाया, क्यों अपने प्रजा के बारे में नहीं सोचा। चंद्रिका ने काफ़ी बार सोचा, बट विजय ने बार बार उसे रोक लिया कि तुम मत जाओ, क्योंकि वो यहाँ की पिलर है। अगर पिलर चली गई तो घर तो टूट ही जाएगा। अभी जो अपना ये चंद्रिका होती है वो ऐसे ही बैठकर रो रही होती है, तभी उसके पास एक पैरट आता है। वो उस पैरट को देखती है एंड उसके चोंच पर एक लेटर था एंड वो उस लेटर को पकड़ती है। तो ये झाओ जिसू ने लिखा था, जो कहता है आपका पैरट सच्ची में बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला है। वो हमारा हर वक्त पीछा कर रहा था। मैंने कुछ पता किया है इन सब चीज़ों के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड वो सारी खबर देता है कि वो कहाँ रुके, उनने क्या देखा, उसको क्या पता चला। एंड जो चंद्रिका होती है अपनी आंसू साफ करती है और कहती है मतलब जिसने उससे पत्थर बनाया है उसे मारने से वो इंसान वापस नॉर्मल हो जाएगा। मुझे 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 मोहिनी को ढूंढना पड़ेगा, वो पत्थर ना बन जाए। मोहिनी आखिर कहाँ हो पागल लड़की। अभी हमें मोहिनी को दिखाया जाता है जो अपने वस्त्रों को ना चेंज कर ली होती है। वो नॉर्मल यहाँ की लड़कियों जैसी लग रही होती है जो चल रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिना जरूरी के भी वो बहुत अच्छी लग रही होती है। एंड वो ऐसे ही चल रही होती है, उसे समझ नहीं है कि वो कहाँ जा रही है। वो रात से जो चल रही है, अपने कदम उसने अभी तक रोके ही नहीं हैं। एंड ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। माफ़ करना, मैं 2 घंटे का पार्ट देना चाहती थी बट नहीं दे पाऊँगी। पूरी शरीर पेन कर रही है मेरी, तो मैं अभी तो कुछ और रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी। एंड हाँ, मुझे पार्ट 2 में मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कहा था जो मधुरिमा है वो माता गंधारी जैसी लग रही है, तो मैं माता गंधारी को नहीं ली थी। मधुरिमा का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से उसका मैंने ऐसा लुक रखा था, बट फिर भी मैंने फ़ोटो चेंज कर दिया है। एंड ये मैंने खुद से ही जनरेट करवाया है, तो ये कोई भी गॉड नहीं है, ये एक ह्यूमन है जो मैं उसमें दिखाऊंगी जिसका नाम मधुरिमा है। तो ये कोई भी गॉड या फिर कुछ नहीं है। मैं किसी के भी गॉड को बीच में नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं अपने स्टोरी में खुद ही एक अलग सा ही गॉड क्रिएट कर लेती हूँ। सुंदरी जिस भगवान की पूजा करती है, मैंने उस भगवान का नाम भी नहीं लिया है। अब काफ़ी लोग कृष्ण भगवान समझेंगे क्योंकि कृष्ण भगवान की भी ऐसी ही प्यारी सी भक्त रह चुकी है, बट मैंने यहाँ पर उनको भी नहीं लिया है। मैंने एक अलग सा सीन रखा है सुंदरी का, क्योंकि मुझे उसको ऐसे ही कैरेक्टर बताना था। तो चलिए इसको यहीं पर रोकते हैं। एंड वंस अगेन सॉरी, मैं इन दिनों कुछ पोस्ट नहीं कर रही थी, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था और कुछ चीज़ों की वजह से मूड भी अपसेट था। तो जब मूड ऐसा फ्रेश हुआ तो मन नहीं हुआ फिर बाद में करने का, क्योंकि घर में सब रह रहे थे। तो जब घर में सब होते हैं तो कुछ रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं करता। एंड कान में तो पेन था ही, अभी भी कान में कुछ अजीब सा होता है, बट चला रहे हैं दवाई डालते डालते। तो आई एम रियली सॉरी एंड मैं बहुत अपसेट हूँ, क्योंकि मैंने जो शेड्यूल बनाया था कि इस मंथ में इतना कुछ ख़त्म करना है वो तो नहीं हो पाएगा। ये 2 FF ख़त्म हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वेंजू फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वेंजू।